अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। दरअसल बात बहुत मामूली नोयत की थी, लेकिन फरीकैन ने जज्बात में आकर अपने नामाकूल रवैयों से इस मामले को खासा संगीन और पेचीदा बना दिया था। गोया अब ये बात मामूली नहीं रही थी, यकबयक गैर मामूली हैसियत इख्तियार कर चुकी थी और काबिल दस्तंदाजी पुलिस भी। वो माह अक्टूबर की एक गुलाबी सुबह थी। इन दिनों मेरी तैनाती जिला लालपुर के एक दूर दराज थाने में थी। मेरे थाने का सबसे नज़दीकी कस्बा मौजे वारिस नगर था। वारिस नगर की आबादी 1000 से ऊपर ही थी। मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस कस्बे में 250 से 300 तक घर मौजूद थे। थाने से वारिस नगर का फासला लगभग 2 फर्लांग था। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो बरामदे में मुझे निस्फ दर्जन के करीब अफराद दिखाई दिए, जिनमें एक दो औरतें भी थीं। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर कांस्टेबल सुलेमान को अंदर बुलाया और पूछा, सुलेमान, ये बाहर इतना रश क्यों है? मलिक साहब, आज सुबह वारिस नगर के वसनीक 2 भाइयों में बड़ा शदीद नोयत का झगड़ा हो गया है, कांस्टेबल ने बताया। छोटे भाई ने बड़े भाई को बेदरेक मारा है। मुतासिरा शख्स और इसकी घरवाली रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। बाकी आस पड़ोस के कुछ लोग इनके साथ हैं। आस पड़ोस वालों को बाहर ही रहने दो और पिटने वाले शख्स को मेरे पास ले आओ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ओके सर। ये कहते हुए सुलेमान मेरे कमरे से निकल गया। चंद लम्हात के बाद जब वो वापस आया तो मेरे तलब करदा शख्स के साथ उसकी बीवी भी थी। मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, ये जायदा जिद करके ज़बरदस्ती अंदर चली आई है। कह रही थी कि मेरा खामिन तो बिल्कुल बुद्धू है, ये क्या रिपोर्ट लिखवाएगा, मैं खुद थानेदार से बात करूंगी। मैंने चौंक कर जायदा नामी इस औरत की तरफ देखा। वो मुतनासिब बदन की मालिक एक दराज कामत औरत थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। बादजा मुझे मालूम हुआ कि वो 28 साल की थी। जायदा के चेहरे और आंखों में खास किस्म की चमक और होशियारी पाई जाती थी। मैंने इन दोनों मियाँ बीवी को अपने पास बैठने के लिए कहा और कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा कर दिया। सुलेमान के जाते ही जाहिदा फरियादी लहजे में बोली, आप खुद अपनी आंखों से देख लें थानेदार साहब, इस मरण जोगे सिद्दीक ने मार मार कर हनीफ का क्या हाल कर दिया है। हनीफ जाहिदा के शोहर का नाम था और सिद्दीक हनीफ से 2 साल छोटा था। हनीफ की उम्र 32 साल थी और हालत दिगरगूं। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, चेहरा खून आलूद था। सर पर लगने वाली किसी कारी सर्प ने इसके चेहरे के अलावा लिबास के बाज हिस्सों को भी दागदार कर दिया था। ये तमाम धब्बे हनीफ के अपने खून के थे। इसकी सूरत देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से इसकी धुलाई की है। मैंने कुर्सी से उठकर सबसे पहले हनीफ के सर वाली चोट का बगौर मुआयना किया। अगरचे इसकी खोपड़ी 2-3 जगह से मुतासिर हुई थी, लेकिन वहाँ के जख्म इतने खतरनाक नहीं थे कि इसे फौरी तौर पर किसी हंगामी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती। सर के अलावा हनीफ के चेहरे और हाथों पर भी मामूली नौयत के 3-4 कट लगे हुए थे। ये कट किसी तेज धार आले के नहीं थे। मुझे ये समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि सिद्दीक ने किसी शाम चढ़ी लाठी की मदद से अपने भाई हनीफ को बुरी तरह ज़दोकोब किया था। मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा और जाहिदा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हारी नज़र में हनीफ एक बुद्धू इंसान है? ये खुद पर गुजरने वाली कयामत का हाल मुझे नहीं बता पाएगा क्या? आप हनीफ से पूछकर देख लें, वो चमक कर बोली। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गलत कह रही हूँ या सही। हाँ भाई हनीफ, मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या हो? मैंने मजरूफ शख्स की तरफ देखते हुए सवाल किया। मैंने अपने घर में किराने की एक दुकान खोल रखी है सरकार, इसने सादा से लहजे में जवाब दिया। मेरी दुकान में ज़रूरत की हर शय मिल जाती है। इसके अलावा मैंने अपनी दुकान के बाहर तमाम मौसमी सब्जियां भी लगा रखी हैं। और छोटे भाई सिद्दीक से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है जो उसने मार मार कर तुम्हारा यह हशर कर दिया है? मैंने रसानियत भरे लहजे में पूछा। दुश्मनी तो कोई नहीं जनाब, बस हमारी बातचीत बंद है, वो वजाहत करते हुए बोला। हम आमने सामने के घरों में रहते हैं, मगर काफ़ी अरसे से मेल मुलाकात नहीं। जब मेल मुलाकात है और ना ही बातचीत, तो फिर इसने तुम्हारे साथ मारपीट क्यों की है? मैंने कदरे सख्त लहजे में सवाल किया। क्या सिद्दीक का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है? आप बिल्कुल ठीक समझे हैं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला।
सिद्दीक की बीवी कुलसुम ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। वो गुस्से का तेज तो था ही, ऊपर से उसने खुद से 5 साल बड़ी औरत से शादी कर ली, और वो भी एक बेवा से। कुलसुम बहुत ही चालाक औरत है थानेदार साहब। उसने सिद्दीक को उल्लू का गोश्त खिलाकर अपना गुलाम बना लिया है। हम दोनों भाइयों के बीच खिंचाव और चपकलिश की वजह भी यही औरत है। कल वाला वाकया बहुत ही मामूली सा था, लेकिन कुलसुम ने इसे सिद्दीक के सामने इस तरह बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि वो आज सुबह ही सुबह मुझ पर चढ़ दौड़ा। कल वाले वाकये के बारे में खुलकर मुझे बताओ, मैंने कहा। सिद्दीक ने बकरियां पाल रखी हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। कल दोपहर में सिद्दीक की बकरियों ने मेरी दुकान के बाहर रखी सब्जियों पर धावा बोल दिया। पालक, मेथी और पत्तों वाली दूसरी सब्जियों को इन बकरियों ने चारा समझकर अपने अंदर उतार लिया। मुझे जब बकरियों की इस खुली गुंडागर्दी का पता चला तो मैंने इन्हें वहां से भगाने के लिए डंडा उठा लिया। मैंने डंडे को जमीन पर मारते हुए अपनी सब्जियों को बचाने की कोशिश की, मगर मेरी डांट, फिटकार, ललकार और हिशकार सब बेकार गई। यूं महसूस होता था कि जैसे वो अंधी बहरी हों। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इन पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। इसी अफरा तफरी में मेरा घुमाया हुआ एक डंडा एक बकरी के सर पर लगा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। थोड़ी ही देर में वो बकरी ठंडी हो गई। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। थानेदार साहब, मेरा हरगिज़ ये इरादा नहीं था कि मैं सिद्दीक की किसी बकरी की जान ले लूं। वहां जो कुछ भी हुआ वो एक इत्तेफाक था। बस झुंझुलाहट में मेरा हाथ कुछ ज्यादा जोर से चल गया था। मैंने मौके पर ही बाज़े अल्फाज में ये ऐलान कर दिया था कि अगर सिद्दीक कहेगा तो मैं अपनी सब्जी का नुकसान भूलकर उसकी बकरी की कीमत अदा करने को तैयार हूँ। इस रोज सिद्दीक घर में मौजूद नहीं था। आज सुबह वो वापस आया तो पता नहीं कुलसुम ने उसके कान में क्या फूका कि वो लाठी से मुझ पर हमलावर हो गया। बस यही सारी कहानी है थानेदार साहब। काफी अफसोसनाक कहानी है, उसके खामोश होने पर मैंने कहा। फिर पूछा, क्या तुम अब भी मरने वाली इस बकरी की कीमत अदा करने को तैयार हो? जी सरकार। जबान से एक बार जो बात कह दी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, वो मजबूत लहजे में बोला। तो ठीक है, तुम घर जाओ, ये फटा हुआ लिबास तब्दील करो, अपने जख्मों पर कोई दवा मरहम लगाओ, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मैं सिद्दीक को थाने बुलाकर इस वाकये की तफ्तीश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ इंसाफ करेंगे। मैं तुम्हारे यकीन पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा। इस हवाले से तुम मुतमईन रहो। फिर मैंने जाहिदा की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। जाहिदा, हनीफ इतना भी बुद्धू नहीं जितना तुमने इसे समझ रखा है। इसने तो अपने केस को बड़े अच्छे अंदाज में मेरे सामने पेश किया है। मुझे तो खुद हैरत हो रही है थानेदार साहब, वो उलझनज़दा लहजे में बोली। ये तो थाने आने और रिपोर्ट लिखवाने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था, इसीलिए तो मैं इसके साथ आई हूँ। मैं तो ये समझ रही थी कि ये अपने छोटे भाई के खिलाफ जबान नहीं खोलेगा। सिद्दीक की खुली गुंडागर्दी के सबूत के तौर पर इन लोगों को भी मैं साथ ले आई थी, जिनके सामने सिद्दीक ने मेरे खामिद के साथ बड़ा जालिमाना सलूक किया है। मैं पहले सिद्दीक को थाने बुलाकर इससे कड़ी पूछताछ कर लूँ। इसके बाद अगर तुम्हारी या किसी और की गवाही की जरूरत महसूस हुई तो मैं इस काम को कर गुजरने में एक लम्हे की देर नहीं करूंगा। वो दोनों मियाँ बीवी मुतमईन होकर चले गए। दोपहर से कुछ देर पहले सिद्दीक मेरे सामने बैठा था। मैंने एक कांस्टेबल को भेजकर उसे थाने बुला लिया था। सिद्दीक एक पस्ताकामत और फरबा अंदाम शख्स था। उसकी आंखों, भवों और चेहरे के उजलात को देखकर फौरन ये अंदाजा हो जाता था कि वो गुस्से का तेज और झगड़ालू किस्म का इंसान होगा। हनीफ ने भी मुझे इसके बारे में कुछ ऐसा ही बताया था। अपने थाने बुलाए जाने पर वो खासा बरहम नजर आ रहा था। उसने मेरे पास पहुंचते ही खफगी आमेज लहजे में पूछ लिया था, थानेदार साहब, आपने मुझे किस जुर्म में थाने बुलाया है? तुम तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। यह हनीफ तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा बड़ा भाई है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। सगा या सुतेला? मैंने सवालिया नजर से उसे घूरा। वो नफरत आमेज लहजे में बोला, बदकिस्मती से सगा जनाब। इसके लहजे से बखूबी ये अंदाजा हो जाता था कि वो अपने बड़े भाई के लिए दिल में किस नौयत के मुनाफिराना जज्बात रखता था। थोड़ी देर पहले हनीफ मेरे सामने बैठा हुआ था। वो सिद्दीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, लेकिन उसका अंदाज बड़ा धीमा था।
उसने मुंह से आग निकाले बगैर सिद्दीक की शिकायत की थी और मेरे इत्मीनान दिलाने के बाद वो चुपचाप वापस चला गया था, जबकि सिद्दीक के तेवर और तर्ज तकल्लुम को देखकर ऐसा महसूस होता था कि हनीफ ने इसे गर्म तवे पर बिठा दिया हो। कोई अपने बड़े भाई को ऐसे वेश्याना अंदाज में मारता है क्या? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी तुम्हारे कारनामे की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। इनके साथ 4-5 ऐसे अफराद भी थे जिनके सामने तुमने अपने बड़े भाई के कपड़े फाड़े और मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया है। बताओ, तुमने अपने सगे भाई के साथ ऐसा बेरहमाना बर्ताव क्यों किया? अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है थानेदार साहब, वो मायना ख़ैज़ अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। ये आग जाहिदा की लगाई हुई है। इसी के ईमा पर हनीफ ने घर के मामले को थाने तक पहुंचाया है। जिस तरह हनीफ और उसकी बीवी जाहिदा ने मुझे बताया था कि सिद्दीक का दिमाग इसकी उम्र से बड़ी बीवी कुसुम के हाथ में है। वो जैसा चाहती है सिद्दीक को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। कुछ इसी नौइयत के ख्यालात का इज़हार सिद्दीक हनीफ की बीवी जाहिदा के बारे में भी कर रहा था। मैंने इस सूरत हाल में हैरत वाली कोई बात नहीं जानी थी। देवरानियों और जेठानियों के माबेन इस किस्म के मुखासमाना ताल्लुकाती खलीज हायल कर देते हैं। हनीफ और सिद्दीक भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का शिकार दिखाई देते थे। जब कोई शख्स कानून को अपने हाथ में ले ले तो फिर वो मामला घरेलू नहीं रहता सिद्दीक। मैंने उसके दिमाग के कीड़े झाड़ते हुए ठोस अंदाज में कहा। वो इसलिए कि तुमने अपने बड़े भाई को नाहक ज़दोकोब किया है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से हनीफ की हालत अब तक देखी है। उसका लिबास लीरो लीर और बदन लहूलुहान था। तुमने उम्र का लिहाज किया और ना ही रिश्ते का। लगता है तुम्हारे अंदर कोई खूंखार दरिंदा छुपा हुआ है। ऐसे खौफनाक जानवरों का ठिकाना जेल ही है। आपको मेरी दरिंदगी तो नजर आ गई, वो खासे जहरीले अंदाज में बोला। हनीफ ने कल जो कुछ मेरी बकरी के साथ किया इसका भी कुछ पता है? सब पता है मुझे, मैंने इसे घुरका। वो एक इत्तेफाकी हादसा था। तुम्हारी बकरियों ने हनीफ की सब्जियों को तहस नहस कर डाला था। वो तो डंडे की मदद से इन्हें डराकर हाँकने की कोशिश कर रहा था। बस एक डंडा कुछ ज्यादा तेजी से चल गया जिसके नतीजे में बकरी की जान चली गई। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। हनीफ ने कल सेपहर मौके पर ही ये ऐलान कर दिया था कि अगरचे इसकी नीयत बकरी की जान लेने की हरगिज़ नहीं थी, फिर भी वो फौत होने वाली बकरी की कीमत देने को तैयार है। मेरा ख्याल है इसके बाद किसी मारपीट की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। मैं सिद्दीक के सामने बार बार ये नहीं दोहराना चाहता था कि तुमने भी तो हनीफ को बेदरेक पीटा है। ये तो सगे भाइयों का तनाज़ा था, लिहाजा मुझे इनके बीच मुसालहत की कोशिश करना थी और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं कोई ऐसी राह निकालूं जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। आज तक जो कुछ भी हुआ सिद्दीक, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसे भूल जाओ। ताल्लुक रोग बन जाए तो इसे तोड़ना ही अच्छा होता है। तुम दोनों भाइयों की अगर आपस में नहीं बनती तो एक दूसरे से दूर रहो। मैं हनीफ को भी यही बात समझाऊंगा और इसे तुम्हारी बकरी की कीमत भी लेकर दूंगा। तुम्हें एक दूसरे के मुंह लगने से बचने की कोशिश करना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कोई छोटा नन्हा काका नहीं हूँ सरकार। जमाने की ऊंच नीच को मैं बखूबी समझता हूँ। आप हनीफ को समझाने की कोशिश करें। मैंने समझा बुझाकर सिद्दीक को वापस भेज दिया। अगली सुबह मैंने हनीफ और सिद्दीक को अपने पास बुला लिया। मैंने इन्हें लाने के लिए कांस्टेबल गुलाम गौस को वारिस नगर भेजा था और ये ताकीद भी कर दी थी कि इनके साथ कोई तीसरा चौथा ना आए। मेरा इशारा खुसूसी तौर पर जाहिदा और कुलसुम की जानिब था। मैं दोनों भाइयों के बीच इस मामले को रफा दफा करने का इरादा रखता था। ऐसे मौके पर इनकी बीवियों की मौजूदगी कोई नया हंगामा खड़ा कर सकती थी। गुज़िश्ता रोज़ मैंने हनीफ को इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो सिद्दीक को इसकी फौत होने वाली बकरी की कीमत देगा, इसलिए वो कुछ रकम जेब में डालकर ही थाने आया था। मैंने नहायती मुख्तसर अल्फाज में इन दोनों भाइयों को अखुवत और भाईचारे पर एक लेक्चर दिया और फिर सिद्दीक से पूछा, हनीफ के हाथ से तुम्हारी एक बकरी की जान चली गई थी। हनीफ तुम्हारा नुकसान पूरा करना चाहता है। बताओ ये तुम्हें कितने पैसे दे? मेरी वो बकरी 15 रुपये से कम की नहीं थी, सिद्दीक ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मैंने सवालिया नज़र से हनीफ की जानिब देखा। तुम इस बारे में क्या कहते हो? थानेदार साहब, जो बकरी मेरी गलती से जाँ बहक हुई उसकी कीमत 10 या 12 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन चूंकि मुझे इस फसाद को ख़त्म करना है इसलिए मैं सिद्दीक को 15 रुपये देने को तैयार हूँ। वो दोनों भाई थाने से रुखसत हुए।
तो मैंने इत्मीनान भरी सांस ली। बज़ाहिर यही दिखाई देता था कि मैंने हनीफ और सिद्दीक के बीच सुलह सफाई करा दी है और अब इनकी तरफ से किसी लड़ाई झगड़े की खबर सुनने को नहीं मिलेगी। ये मेरा ज़ाती ख्याल था और कुदरत मेरे इस ख्याल पर बड़े मायना खेज अंदाज में खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिद्दीक के बेटे अमजद की वाक़ये को 4 अक्टूबर को पेश आया था, जिसके नतीजे में सिद्दीक और हनीफ में लड़ाई हो गई। 12 अक्टूबर की सुबह सिद्दीक ने हनीफ को बकौले शख्स कास्टिक सोडे से धो डाला था। 13 अक्टूबर की सुबह मैंने दोनों भाइयों में राजीनामा करा दिया था। इसके बाद सिर्फ 14 अक्टूबर का दिन सुकून से गुजरा। 15 अक्टूबर की सुबह मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक सनसनीखेज खबर मेरी मुंतजिर थी। मैं अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठा ही था कि कांस्टेबल अब्बास अख्तर ने मेरे पास आकर इतला दी, मलिक साहब, किसी ने सिद्दीक को कत्ल कर दिया है, उधर खेतों में उसकी लाश पड़ी है। अब्बास अख्तर की फराहम करदा इतला ने मुझे तशवीश में डाल दिया था। मैंने सरसराते हुए लहजे में सवाल किया, अब्बास, कातिल के बारे में कुछ पता चला? नहीं मलिक साहब, उसने नफी में गर्दन हिला दी। मैंने एक टांगा मंगवाया और फौरन से पेशतर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। कांस्टेबल अब्बास अख्तर को मैंने अपने साथ रख लिया था। मौजा वारिस नगर मेरे थाने से महज 2 फर्लांग यानी 440 गज के फासले पर मगरबी सिमत में वाक़ था। लिहाजा हम चंद ही मिनट में इस मकाम पर पहुंच गए जहां सिद्दीक की लाश पड़ी हुई थी। जाए वारदात को समझने के लिए इसके महल वकूअ की जानकारी की बड़ी अहमियत थी। मेरा थाना एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था। मज़कूरा टीम नीम पुख्ता सड़क शुमालन जुनूबन रवां दवां थी। शुमाली सिमत में बहुत आगे जाकर ज़िला लायलपुर का शहरी हिस्सा आता था। जैसा कि मैंने बताया, मौजा वारिस नगर मेरे थाने की मगरबी सिमत में 2 फर्लांग की दूरी पर वाक़ था। मेरे थाने से एक कच्चा रास्ता सीधा वारिस नगर की तरफ जाता था, जो वारिस नगर के पहलू से गुजरने के बाद आगे मौजा चमनाबाद की जानिब निकल जाता था। वारिस नगर और चमनाबाद के बीच 8 मील की मुसाफत थी। ख़ास बात यह है कि मज़कूरा कच्चे रास्ते के मुतवाज़ी एक छोटी नहर भी थी, जो हवा बमायने नाला कहलाती थी। ये नहर दाएं बाएं की ज़रई अराज़ी को कमाहक्कहू सैराब किया करती थी। सिद्दीक की लाश गांव से कमोबेश 1 फर्लांग के फासले पर मगरबी जानिब खेतों के अंदर पड़ी मिली थी। कच्चे रास्ते से इस मकाम का फासला लगभग निस्फ फर्लांग रहा होगा। लाश जिस खेत के अंदर पाई गई थी, इसके बेशतर हिस्से पर फसल खड़ी थी। जाए वकुआ पर दर्जन भर अफराद मौजूद थे, जिनमें मर्दों की तादाद गालिब थी। मेरे वहां पहुंचते ही सब लोग जाए वारदात से दूर हट गए। मैं और कांस्टेबल पुलिस यूनिफॉर्म में थे। मैं लाश के नज़दीक उकड़ूं बैठकर बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। 2 रोज़ पहले सिद्दीक को मैंने अपने सामने जिंदा सलामत देखा था। जब मैंने दोनों भाइयों में राजीनामा कराया था, उसकी बदकिस्मती कि अब उसे जिंदा इंसानों में शुमार नहीं किया जा सकता था। सिद्दीक की लाश पर निगाह पड़ते ही मुझे यकीन हो गया था कि वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया था। उसकी गर्दन को किसी शकील कल्ब शख्स ने बड़े वहशियाना अंदाज में मकाम शेरक से काट डाला था, जैसा कि किसी कुर्बानी के जानवर को ज़ुबह किया जाता है। लाश के नज़दीक ही नम ज़मीन पर मुझे जमा हुआ खून भी दिखाई दिया। सिद्दीक के कपड़ों पर नजर आने वाले खून की भी यही कैफियत थी, जिससे यही जाहिर होता था कि कातिल ने गुज़िश्ता रात से पहले या दरमियानी हिस्से में सिद्दीक को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। लाश के मजीद मुआयने से ये इंकिशाफ हुआ कि सिद्दीक की गर्दन पर कोई तेज धार आला आजमाने से पहले इसकी खोपड़ी पर किसी शाम चढ़ी लाठी से वार किए गए थे। इसके सर का अक़वी हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ था। बेखबरी में इसके सर को निशाना बनाकर इसे बेबस किया, फिर इसकी गर्दन काट डाली थी। सूरत हाल खासी पेचीदा और सनसनीखेज थी। मैंने सिद्दीक की लाश के इर्द गिर्द की ज़मीन का जायज़ा लिया तो काम की एक और बात सामने आ गई। जिस मकाम पर इस वक्त सिद्दीक की गर्दन कटी लाश पड़ी थी, बेशक कातिल ने वहीं पर उसे फना के घाट उतारा था, लेकिन वो अपने कदमों से चलकर वहां तक नहीं पहुंचा था, बल्कि किसी ने ज़मीन पर घसीट कर वहां पहुंचाया था। इस नुक्ते को जहन में रखकर मैंने बड़ी बारीक बीनी से खेत के उस हिस्से का जायज़ा लिया जहां से फसल काटी जा चुकी थी। अगले ही चंद मिनट में मैं मामले की तह में उतर गया। मेरे तफ्तीशी जहन ने जो नतीजा अखज़ किया, इसके मुताबिक कातिल ने वारिस नगर से 1 फर्लांग के फासले पर कच्चे रास्ते के किनारे
शाम चढ़ी लाठी के खौफनाक वार करके सिद्दीक को जमीन पर गिरा दिया था। बाद अज़ां वो बेहोश सिद्दीक को घसीटते हुए उस मकाम पर ले आया था जहां तक फसल काटी जा चुकी थी। फिर इस जगह पर उसने सिद्दीक की शहरक काट डाली थी। अगले ही चंद मिनट में मैं मामले की तह में उतर गया। मेरे तफ्तीशी जहन ने जो नतीजा अखज़ किया उसके मुताबिक कातिल ने वारिस नगर से एक फर्लांग के फासले पर कच्चे रास्ते के किनारे शाम चढ़ी लाठी के खौफनाक वार करके सिद्दीक को जमीन पर गिरा दिया था। बाद अज़ां वो बेहोश सिद्दीक को घसीटते हुए उस मकाम पर ले आया जहां फसल काटी जा चुकी थी। फिर इस जगह पर उसने सिद्दीक की शहरक काट डाली थी। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि कातिल निहायती बेरहम और सफाक था और वह सिद्दीक के लिए अपने दिलो दिमाग में बेपनाह नापसंदीदगी और नफरत रखता था। मैंने कांस्टेबल अब्बास अख्तर की मईयत में घूम फिर कर जाए वक़ुआ के गिरदोनवा का जायज़ा लिया, लेकिन हमें आलाए कत्ल या कोई दूसरी अहम चीज़ हाथ नहीं लगी जो किसी भी ज़ाविये से सिद्दीक के कत्ल पर रोशनी डालती हो। मौजूदा सूरत हाल में अगलब इम्कान इसी बात का था कि कातिल या तो आलाए कत्ल को अपने साथ ले गया था या फिर उसने उसे चलती हुई नहर में फेंक दिया था। मैंने मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद सिद्दीक की गर्दन कटी लाश को पोस्टमार्टम के गर्ज से अब्बास अख्तर की निगरानी में जिलाई अस्पताल रवाना कर दिया और खुद वहां मौजूद अफराद से पूछताछ में मसरूफ हो गया। मैंने सबसे पहले इस शख्स को घेर लिया जिसने सिद्दीक की लाश दरियाफ्त की थी। मज़कूरा शख्स का नाम कबीर अहमद मालूम हुआ। कबीर की उम्र 45 साल के करीब करीब रही होगी। वो एक सादा लो देहाती था, काश्तकारी उसका पेशा थी। मेरे इस्तफसार पर कबीर अहमद ने मुझे बताया कि वो इसी खेत में फसल की कटाई कर रहा था जहां पर सिद्दीक की लाश पड़ी मिली थी। गुज़िश्ता रोज़ के अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए वो आज सुबह जैसे ही खेतों में पहुंचा तो उसने वहां किसी शख्स को बेतरतीब पड़े देखा। ये देखकर उसे हैरत हुई। जब वो मज़कूरा शख्स के नज़दीक गया तो उसने सिद्दीक को पहचान लिया और ये बात भी इसके इल्म में आ गई कि किसी ने सिद्दीक को कत्ल कर डाला है। इसी सूरत हाल ने कबीर को हद दर्जा बदहवास कर दिया और इसने बेख्तियार दूसरे खेतों में काम करने वाले लोगों को पुकारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 3-4 अफराद वहां जमा हो गए। आने वाले चंद मिनट में सिद्दीक की मौत की खबर पूरे वारिस नगर में फैल गई थी और इसके बाद ही इस अफसोसनाक वाक़ये की इत्तला मेरे थाने तक पहुंचाई गई थी। कल तुमने कितने बजे इस खेत में फसल की कटाई का काम किया था? मैंने कबीर अहमद की आंखों में देखते हुए पूछा। मगरिब से थोड़ी देर पहले मैंने काम से हाथ रोक लिया था थानेदार साहब, उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। फिर मैंने कटी हुई फसल खोता गाड़ी में लादा और घर की तरफ चल पड़ा था। आज तुम्हारी खोता गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद इससे सवाल किया, क्या आज तुम्हारा कटाई का प्रोग्राम नहीं है? ऐसी बात नहीं है जनाब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। दरअसल मैं दिन में जब खाना खाने अपने घर जाता हूँ तो तब फसल उठाने के लिए खोता गाड़ी साथ लेकर आता हूँ। ठीक हो गया, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। आज सुबह जब तुम इस खेत में पहुंचे तो तुमने इधर उधर कोई गैर मामूली हरकत महसूस की? नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। और कल शाम? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इस वक्त तुमने कोई अजीब या पुरस्कार चीज़ देखी हो? बिल्कुल नहीं थानेदार साहब, मेरे ख्याल में सिद्दीक की मौत में किसका हाथ हो सकता है? तुम ये जानते हो? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सरकार, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। पता नहीं किस जालिम शख्स ने सिद्दीक को मौत के घाट उतारा है। कबीर अहमद से मुझे काम की कोई बात मालूम ना हो सकी। मैंने कबीर अहमद को छोड़ा और जाए वक़ुआ पर मौजूद दीगर अफराद से भी फर्दन फर्दन पूछ परतीत की, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस सिलसिले में मुझे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर मैंने मकतूल सिद्दीक के घर का रुख किया। मेरी मालूमात के मुताबिक सिद्दीक की फैमिली 3 अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी सिद्दीक, इसकी बीवी कुलसुम और इसका बेटा अमजद। लेकिन बदकिस्मती से अब इस फैमिली के अरकान की तादाद 3 से घटकर 2 हो गई थी, क्योंकि फैमिली का सरबराह तीसरा रुकन सिद्दीक इस जहां में बाकी नहीं रखा था। मगर जब मैं मकतूल के घर के अंदर पहुंचा तो मेरी मालूमात में एक दिलचस्प इजाफा हुआ और वो ये कि दर हकीकत ये 4 अफराद की फैमिली थी। इस खानदान के चौथे रुकन का नाम था फरजाना।
फरजाना की उम्र लगभग 15 साल थी, लेकिन कद काट और अच्छी सेहत के बाइस वो 19-20 साल की एक भरपूर लड़की नजर आती थी। फरजाना कुलसुम के पहले शौहर आफ्ताब की औलाद थी। एक हादसे में आफ्ताब का इंतकाल हो गया था। लगभग 7 साल पहले का ये वाकया था। अपने बाप की मौत के वक्त फरजाना 8 साल की थी। 1 साल बाद कुलसुम ने सिद्दीक से शादी कर ली थी और फरजाना ज़ाहिर अपनी मां कुलसुम के साथ ही रहने लगी थी। कुलसुम और सिद्दीक की शादी 6 साल पहले हुई थी और इन दोनों की सिर्फ एक ही औलाद थी, यानी 5 साला अमजद। कुलसुम को चुप सी लग गई थी। शौहर की अलमनाक मौत ने उसे गहरा सदमा पहुंचाया था। ये तजुर्बा उसे दूसरी बार करना पड़ा था। 7 साल पहले आफ्ताब भी एक हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चला गया था। कुलसुम दराज कामत और भरे भरे बदन की मालिक थी और खासी सब्र बर्दाश्त वाली थी। आम औरतों की मानिंद वो धाड़े मार मार कर रोई थी और ना ही इसने किसी और किस्म का वावेला मचाया था। अलबत्ता इसके चेहरे और आंखों में मुझे हुस्न मलाल की गहरी परछाइयां दिखाई दी थीं। कुलसुम का शुमार उन औरतों में होता था जो गम के पहाड़ को सर पर उठाने के बावजूद भी मुसीबत ज़दा दिखाई नहीं देती। मैं कुलसुम को एक अलग थलग कमरे में लेकर बैठ गया। सबसे पहले मैंने मुनासिब अल्फाज में इस वाक़े पर अपने रंजो गम का इजहार किया। फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, कुलसुम, ये तो एक सफाक हकीकत है कि मैं किसी भी तरह तुम्हारे शौहर को वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं सिद्दीक की मौत के ज़िम्मेदार को कैफर किरदार तक पहुंचा कर ही दम लूँगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा थानेदार साहब, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। आज मैं दूसरी मर्तबा बेवा हुई हूँ। बेवी का अज़ाब क्या होता है ये वही औरत समझ सकती है जिस पर ये क़यामत टूटी हो। कुलसुम की उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 के करीब लगाया था। वो मकतूल सिद्दीक से उम्र में 5 साल बड़ी थी। बादशाह हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक कुलसुम की पहली शादी 20 साल की उम्र में आफ्ताब से हुई थी और दूसरी शादी 29 साल की उम्र में सिद्दीक से। मैं आपके दिलो दिमाग की कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। उसके साथ ही मैं तुम्हारी हिम्मत और इस्तकामत की दाद भी देता हूँ। इस दिलगीर सूरत हाल में तुम आहनी हौसले का मुजाहरा कर रही हो। तुमने बड़ी बहादुरी से खुद को संभाल रखा है। जब मुझे पता चला कि सिद्दीक को किसी ने कत्ल कर दिया है और उसकी लाश उधर खेतों में पड़ी है तो मैं इसे देखने गई थी। वो नमनाक लहजे में बोली, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिद्दीक की गर्दन कटी लाश को देखकर मुझ पर क्या गुजरी होगी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने अपने जज्बात को काबू में लाने की कोशिश की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताने लगी। आफ्ताब की मौत एक हादसे का नतीजा थी। किसी ने जानबूझकर उसे हलाक नहीं किया था, लेकिन सिद्दीक की लाश को देखकर तो एक अंधा शख्स भी यही कहेगा कि यह कत्ले अमद है। किसी बेदर्द दरिंदे ने एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे खामिद को मौत के घाट उतारा है। वहाँ खेतों में जब मुझे पता चला कि चंद लोग इस वाक़े की इतला देने थाने गए हैं तो मैं चुपचाप घर आ गई। अब ये मामला आपके हाथ में है थानेदार साहब। मेरे कलेजे में इस वक्त ठंड पड़ेगी जब मैं सिद्दीक के कातिल को फांसी पर लटका हुआ देख लूँगी। मैं तुम्हारी इस जायज़ ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगा कुलसुम, मैंने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन इस काम की तकमील के लिए मुझे भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी। किसके ताउन की? जाहिर है तुम्हारे, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? इसने पूछा। कुलसुम, तुमने सिद्दीक की शहरा कटी लाश को देखा है? मैंने रिसानियत भरे अंदाज में कहा। जिस बेईमाना तौर पर तुम्हारे खामिद को मौत की गोद में पहुंचाया गया है, ये काम किसी चलते फिरते आम आदमी का नहीं हो सकता। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि वो बेरहम कातिल अपने अंदर सिद्दीक के लिए बेपनाह गम व गुस्सा और नफरत रखता था। ऐसा शख्स सिद्दीक का कोई जानी दुश्मन ही हो सकता है। तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे घर वाले ने किस किस से दुश्मनी पाल रखी थी? मैं मानती हूँ कि सिद्दीक गुस्से का तेज और झगड़ालू किस्म का बंदा था, मगर मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती जो इसका जानी दुश्मन हो, इसने गहरी संजीदगी से बताया। मैंने तो खादिम हुसैन की बात को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था थानेदार साहब। कुलसुम की सीधे साधे अंदाज में की गई बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, ये खादिम हुसैन कौन है और तुमने इसकी बात को अपने दोनों कानों के बीच रुकने क्यों नहीं दिया? खादिम हुसैन ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया है? खादिम हुसैन इसी गांव का रहने वाला एक बंदा है थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोली।
उसने मुझे बताया है कि पिछली रात को उसने हनीफ को इसी खेत में से निकलते देखा था जहां पर आज सुबह सिद्दीक की लाश पड़ी पाई गई है। मेरे लिए ये एक सनसनीखेज इंकशाफ था। हनीफ मकतूल सिद्दीक का बड़ा भाई था। 2-3 रोज पहले सिद्दीक ने हनीफ को बेदरेक मारा था। मैंने खुद हनीफ की अफसोसनाक हालत को अपनी आंखों से देखा था। हनीफ शक्ल सूरत से एक सीधा सादा और बेजरार इंसान नजर आता था, लेकिन सिद्दीक की अपने बड़े भाई के बारे में राय इससे मुख्तलिफ थी। सिद्दीक के नज़दीक हनीफ एक कीना परवर, मुंतकमुल मिजाज का मीसना बंदा था। अगर अपने बड़े भाई के बारे में सिद्दीक का फतवा दुरुस्त था तो फिर सिद्दीक की मौत में हनीफ का हाथ के हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ सोचा जा सकता था, खुसूसन इस पस मंज़र में कि 3 दिन पहले सिद्दीक ने हनीफ को वहशियाना अंदाज में पीटा था। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे और मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, कुलसुम, पिछले 10 रोज में ऐसा वाक़या पेश आया है कि जिसकी बिना पर सिद्दीक और हनीफ के दरमियान मौजूद तनाव और चपकलिश को बासानी समझा जा सकता था। अपनी सब्जी की बर्बादी देखकर हनीफ ने सिद्दीक की शरीर बकरियों पर डंडा उठा लिया था, जिसके नतीजे में एक बकरी जान से गई। इस वाक़ये की अगली सुबह सिद्दीक ने हनीफ को बड़ी बेदर्दी से ज़दोकोब किया और हनीफ सिद्दीक के इस जालिमाना फेल की रिपोर्ट दर्ज कराने अपनी बीवी के हमरा मेरे पास थाने चला आया था। इस तनाजुर में मैंने सांस हमवार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए कहा, कुलसुम, तुम्हें तो खादिम हुसैन नामी इस शख्स की बात पर गहरी तशवीश में मुब्तला हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने खादिम हुसैन की फराहम करदा मालूमात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। इसकी कोई ख़ास वजह? जी हाँ, इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं, वो जवाबन बताने लगी। नंबर 1, सिद्दीक के कत्ल की खबर ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर कर दिया था। मैंने खादिम की बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। नंबर 2, थानेदार साहब, वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोली, मुझे मरकर अपनी कब्र में जाना है। मैंने खुद अपनी आंखों से हनीफ को इस खेत से निकलते नहीं देखा था, इसलिए मैं इस पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। ये ठीक है कि इन दोनों भाइयों में कोई इत्तेफाक या प्यार नहीं था, लेकिन मैं इनकी बाहमी चपकलिश की बिना पर हनीफ को सिद्दीक की मौत का जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकती ना। कुलसुम बीबी, तुमने बड़ी वजनी और गहरी बात की है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पुरमायनी अंदाज में कहा। कुलसुम के बारे में जायदा और हनीफ ने मुझे जो कुछ बताया था वो इसके बरक्स साबित हो रही थी। ये ठीक है कि वो उम्र में सिद्दीक से 5 साल बड़ी थी, लेकिन ये कोई ऐब या जुर्म नहीं था। बहरहाल मुझे कहीं से भी ये महसूस नहीं हुआ कि कुलसुम ने सिद्दीक को अपनी मुट्ठी में कर रखा होगा। थानेदार साहब, मुझे पता चला है कि आपने सिद्दीक की लाश को चीर फाड़ के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, सिद्दीक की लाश कब तक मुझे मिल जाएगी? मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक कल दोपहर के बाद किसी वक्त तुम्हारे खामिद की लाश अस्पताल से थाने पहुंच जाएगी। मैंने कहा, इसके बाद ही मैं सिद्दीक की लाश को तुम्हारे हवाले कर सकूंगा। ठीक है जी, वो ज़ख्मी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मैं कल दीगर यानी असर के बाद उसके कफनाने दफनाने का बंदोबस्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द सिद्दीक के कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे, इंशाअल्लाह। ज़रूर, मैंने पूरे एतमाद अंदाज में कहा और फिर पूछा, तुमने इधर खेतों में पड़ी सिद्दीक की लाश को देखा है? इसकी कटी हुई गर्दन से खारिज होने वाला खून जम चुका था। इसका मतलब यही है कि इसे पिछली रात के दरमियानी हिस्से में किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आधी रात को सिद्दीक खेतों में क्या करने गया था? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुमने आज सुबह तक घर में इसकी गैर मौजूदगी को महसूस क्यों नहीं किया था? सिद्दीक की तरफ से मैं इसलिए मुतमईन थी कि वो कल शाम से थोड़ी देर पहले चमनाबाद के लिए घर से रवाना हुआ था, कुलसुम ने बताया, और इससे अगले रोज़ यानी आज उसे वापस आना था। ओह, कुलसुम के जवाब ने मुझे एक ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, सिद्दीक चमनाबाद किस मकसद के लिए गया था? मौजा चमनाबाद वारिसनगर से कमोबेश 8 मील के फासले पर मगरबी सिमत में वाक़ था। कच्चा रास्ता और छोटी नहर एक दूसरे के मुतवाज़ी मशरिक़ से मग़रिब की जानिब चलते थे। कुलसुम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, चमनाबाद में सिद्दीक का एक दोस्त रहता है जिसका नाम आरिफ जट है। आरिफ जट माल मवेशी की खरीदो फरोख्त का काम करता है। काफ़ी अरसे पहले आरिफ ने सिद्दीक से 200 रुपये उधार लिए थे। सिद्दीक इससे अपनी वो रकम वापस लेने गया था। सिद्दीक ने मुझे बताया था कि अगर आरिफ जट ने पैसे नहीं दिए तो वो इसके बदले में बकरियां और दीगर जानवर ले आएगा।
मुझे क्या पता था कि बोलते बोलते उसकी आवाज़ में नमी उतर आई। रुंधे हुए गले के साथ वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अब कभी सिद्दीक को जिंदा सलामत नहीं देख सकूंगी। मैं थोड़ी देर मजीद कुलसुम के पास बैठा उसे तसल्लियां देता रहा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि जिस बदबख्त ने उसके खाविंद की जान ली है, मैं इसे गिरफ्तार करके अदालत से इबरतनाक सज़ा दिलवाऊंगा। इस दौरान मैंने कुरैद का अमल भी जारी रखा था, लेकिन बदकिस्मती से मैं कोई ऐसी बात मालूम करने में कामयाब ना हो सका जिससे सिद्दीक के कातिल तक रसाई हो जाती। कुलसुम की जुबानी मुझे पता चल चुका था कि खादिम हुसैन नामी वो बंदा वारिस नगर ही का बसनीक था। अगरचे कुलसुम ने खादिम हुसैन की फराहम करदा मालूमात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरे लिए ये बात किसी सनसनी खेज से कम नहीं थी। मैंने पहली फुर्सत में खादिम हुसैन से मिलने का फैसला कर लिया। मैं कुलसुम के घर से निकला तो हनीफ पर मेरी निगाह पड़ी। दोनों भाइयों के घर एक ही गली में आमने सामने थे। हनीफ की परचून की दुकान बंद थी। इसने आगे बढ़कर बड़े अदब से मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद पूछा, आज तुम्हारी दुकान क्यों बंद है? सिद्दीक की अलमनाक मौत के शोक में सरकार, उसने बताया। मैं तीजे तक अपनी दुकान नहीं खोलूंगा। मेरे जी में तो आई कि इससे पूछूं कि गुज़िश्ता रात वो खेतों में क्या करने गया था, लेकिन फिर ये सोचकर मैंने इससे सवाल नहीं किया कि अभी यह कबलस वक्त होगा। मुझे पहले खादिम हुसैन को खंगाल लेना चाहिए, इसके बाद ही हनीफ से पूछताछ का मज़ा आएगा। तुम्हें अपने छोटे भाई की मौत का दुख तो हुआ होगा? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जाहिर है जनाब, वो मुज़बहिल लहजे में बोला। मेरे और सिद्दीक के दरमियान लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन ये तो एक हकीकत है कि वो मेरा छोटा भाई था। नाराज़गी और लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, मगर खून के रिश्तों की अहमियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना थानेदार साहब। बात तो तुमने पते की है हनीफ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सारे लड़ाई झगड़े इंसान की जिंदगी तक ही हैं। वो चंद लम्हात तक मुझे सोचती हुई नज़र से तकता रहा और फिर पूछा, थानेदार साहब, सिद्दीक के कातिल के बारे में कुछ पता चला? हाँ, एक इशारा मिला तो है, मैंने गोलमोल जवाब दिया और इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा। कैसा इशारा? उसने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। जवाब देने के बजाय मैंने कहा, हनीफ, मेरे साथ आ जाओ। उसने मेरे हुक्म की तामील करते हुए इस्तफसार किया, थानेदार साहब, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं वारिस नगर के तमाम वसनीकों से वाकिफ नहीं हूँ और तुम यहाँ के रहने वाले हो, मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा। मैं एक बंदे से फ़ौरन मिलना चाहता हूँ और इसके घर तक तुम मेरी रहनुमाई करोगे। आप किस बंदे की बात कर रहे हैं? उसने मेरे साथ कदम उठाते हुए पूछा। हनीफ के इस्तफसार में उलझन और हैरत बैक वक्त मौजूद थीं। मेरे जवाब ने उसे खासा मुस्तरब कर दिया था। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, मेरे मतलूबा बंदे का नाम है खादिम हुसैन। ओह अच्छा। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, तो आप उस लफंगे खादिम हुसैन की बात कर रहे हैं? क्या वारिस नगर में एक से ज़्यादा खादिम हुसैन नाम के अफराद आबाद हैं? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। सिर्फ 2 हैं जनाब, उसने बताया। एक तो यही है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया और दूसरा एक शीरख्वार बच्चा है। मुझे एक आकिल बालिग खादिम हुसैन की तलाश है हनीफ, मैंने उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए कहा। फिर पूछा, तुमने खादिम हुसैन को लफंगा क्यों कहा? जब इंसान ओछी और बेशर्मी की हरकतें करेगा तो इसे शरीफ और बीवा बंदा तो नहीं कहा जा सकता ना, हनीफ ने तलखी भरे लहजे में जवाब दिया। ये नामाकुल तालिब हुसैन और खतीजा बीवी की अकलौती औलाद है। पूरे 25 साल का हो गया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का ज़रा एहसास नहीं। तालिब हुसैन एक छोटा काश्तकार है। इसके पास 8 एकड़ ज़रई अराजी है। इसका सारा दिन खेती बाड़ी में गुजर जाता है, मगर मजाल है कि खादिम हुसैन ज़मींदारी के मामलात में ज़रा सी भी अपने बाप की मदद करे। इस शैतान को आवारागर्दी से फुर्सत नहीं। अयूब अली इसकी वजह से सख्त परेशान है। ये अयूब अली कौन है? मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। और वो खादिम हुसैन की वजह से क्यों परेशान है? अयूब अली भी वारिस नगर ही का रहने वाला है, थानेदार साहब, वो बेजारी से बताने लगा। इसकी 2 औलादें हैं, 8 साला फरीद और 18 साला बेटी नासरा, और खादिम हुसैन नासरा पर आशिक हो गया है। अच्छा, तो ये बात है, मैंने एक बोझा सांस खारिज करते हुए कहा। फिर तो अयूब अली का परेशान होना बनता है। कोई भी बाप अपनी बेटी को किसी आवारा और लुच्चे लफंगे शख्स के हवाले नहीं कर सकता। इस पर नासरा और खादिम का कोई जोड़ भी तो नहीं है सरकार,
ठोस अंदाज में बोला। नासरा 18 साल की एक हसीन और जमील लड़की है, जबकि खादिम हुसैन 25 बरस का। हम बातें करते हुए तालिब हुसैन के दरवाजे तक पहुंच गए। कबल इसके कि मैं मज़कूरा दरवाजे पर दस्तक देता, हनीफ ने बड़े राजदाराना अंदाज में मुझसे पूछा, क्या आपको सिद्दीक के कत्ल के हवाले से खादिम हुसैन पर शक है? हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। और नहीं भी। मैं समझा नहीं थानेदार साहब। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपने दो मुख्तलिफ बातें की हैं। वो इसलिए कि मैंने तालिब हुसैन के दरवाजे पर दस्तक देते हुए हनीफ से कहा, खादिम हुसैन का दावा है कि उसने पिछली रात चाय बकुआ वाले खेत की तरफ से एक शख्स को निकलते देखा था। इस दौरान में मैं गहरी नज़र से हनीफ की आंखों और चेहरे की कैफियत को भी नोट कर रहा था। मेरे पुरस्रार इंकिशाफाती जवाब ने उसके चेहरे पर कोई जलजला बर्पा किया और ना ही मुझे उसकी आंखों में किसी बेचैनी और बेकरारी के आसार दिखाई दिए। उसने होंठ सुकेड़ कर गहरी संजीदगी से कहा, थानेदार साहब, फिर तो खादिम हुसैन से आपकी मुलाकात बहुत ही ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि वो सिद्दीक के कातिल तक ज़रूर आपकी रहनुमाई करेगा। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। हनीफ के वहमो गुमान में भी नहीं था कि गुज़िश्ता रात खादिम हुसैन ने किस बंदे को जाय वकुआ वाले खेत से निकलते देखा था। अगर हनीफ कोई माहिर अदाकार नहीं था तो मैं इसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात और अपने पेशा वराना तजुर्बे की रोशनी में बड़े वसूख से ये कह सकता था कि पिछली रात खादिम हुसैन ने जिस बंदे को देखा था वो हरगिज़ हनीफ नहीं हो सकता था। और अगर हनीफ बला का अदाकार था तो फिर मैं इसका बड़ा बुरा हशर करने वाला था। दस्तक के जवाब में तालिब हुसैन की बीवी खतीजा ने दरवाज़ा खोला और मेरे इस्तफसार से पहले ही उसने कह दिया कि तालिब हुसैन घर में नहीं, वो उधर खेतों में है। खतीजा की उम्र लगभग 50 साल थी। वो आम सी शक्ल सूरत की मालिक एक फरबा अंदाम और गोरी चिट्टी देहातन थी। मैंने सरतपा उसका जायज़ा लेने के बाद कहा, खतीजा बीवी, मैं तालिब हुसैन से नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे खादिम हुसैन से मिलने आया हूँ। खादिम तो इस वक्त घर में नहीं है जी, वो फिक्रमंदी से बोली। आपको इससे क्या काम है? काम तो मैं उसी को बताऊंगा, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। मुझे बताओ कि खादिम हुसैन अगर घर में नहीं तो फिर कहाँ है? उसके चेहरे से झलकने वाली तशवीश में कई गुना इजाफा हो गया। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उसने हिचकिचाहट आमेज अंदाज में पूछा, सब खैरियत तो है ना जी? जब हर तरफ खैरियत हो तो फिर पुलिस को हरकत में आने की ज़रूरत पेश नहीं आती खतीजा बीबी, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। इस इलाके का थानेदार मलिक सफदर हयात अगर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लो कि कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। मुझे पता चला था कि उधर खेतों में सिद्दीक की लाश का मुआयना करने थाने से पुलिस आई हुई है, वो जुस्बुस होते हुए बोली। पर यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि पुलिस का मेरे दरवाजे पर क्या काम? काम भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। पहले मुझे अपने बेटे के बारे में बताओ। खादिम तो नूरपुर गया है, खतीजा ने जवाब दिया, अपनी मासी के घर। सुबह तो वो इधर वारिस नगर ही में था। मैंने शक्सदा नज़र से खतीजा को घूरा। जी आप ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। खादिम कोई 1 घंटा पहले ही घर से रवाना हुआ है। मौजा नूरपुर एक छोटा सा गांव था जो वारिस नगर के जनूब में 5 मील की दूरी पर वाक़ था। मैंने खतीजा से सवाल किया, खादिम वापस कब आएगा? कल दिन में किसी वक्त जी, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। वो जैसे ही घर में कदम रखे तुम उसे सीधा मेरे पास थाने भेज देना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी जी, वो अपनी गर्दन को मैकेनिकी अंदाज में हरकत देते हुए बोली। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर सादा से लहजे में कहा। मुझे खादिम से थोड़ी पूछताछ करना है। इसके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज कराई है? तुम्हारा बेटा वारिस नगर की एक वसनीक के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है थानेदार साहब, वो मेरी तरफ देखते हुए मजबूत लहजे में बोली। ये सारी आग अयूब अली ने लगाई है। आप मुझे एक बात बताएं जी, क्या किसी को पसंद करना और उससे शादी की तमन्ना करना कोई गुनाह है? खतीजा के आखिरी अल्फाज से बरहमी झलकती थी और मैं इसका सबब भी जानता था। मैंने ठहरे हुए अंदाज में खतीजा को जवाब दिया, देखो बीबी, जो शे इंसान की आंखों को अच्छी लगे और इसके दिल को भा जाए, इसके हुसूल की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। खादिम को तो नासरा को हासिल करने का ख्वाहिशमंद है और उसके सर पे भूत सवार हो गया है।
वो नासरा से शादी करना चाहता है, वो जोश भरे लहजे में बोली। लेकिन अय्यूब अली ने इस मामले को अपनी अना का मसला बना लिया है। वो इधर उधर मेरे बेटे के खिलाफ बातें करता फिरता है और उसने आपके सामने भी इसी किस्म का जहर उगला होगा। मैं कानों का कच्चा नहीं हूँ खतीजा बीबी, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मैंने अय्यूब की फरियाद सुन ली और अब खादिम की वजाहत भी सुनूंगा। इसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचूंगा। तुम इत्मीनान रखो कि अगर तुम्हारे बेटे ने कोई बेहूदगी और ज्यादती नहीं की तो इस पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि मैं अय्यूब अली को समझाने और इस रिश्ते के लिए आमादा करने की कोशिश करूंगा। हनीफ से हासिल होने वाली मालूमात को मैंने बरमहल इस्तेमाल कर डाला था। मेरी आमद के मकसद के हवाले से खतीजा और खादिम हुसैन के जहन में ऐसा कोई ख्याल पैदा नहीं हो सकता था जैसा कि मैंने सोच रखा था। वो कल किसी वक्त कुशा कुशा मेरे पास चला आता, इस खुशफहमी के साथ कि मैं नासरा से उसकी शादी के सिलसिले में उसके वकील का किरदार अदा करने वाला हूँ। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब, खतीजा ने जज्बात से मखलूब आवाज़ में कहा। मैं आपकी सेहत और तरक्की के लिए दुआ करूँगी। आप तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं। मैंने खतीजा को खुदा हाफिज कहा और हनीफ के साथ वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। मेरे हमरा चलते हुए हनीफ ने कहा, थानेदार साहब, आपने बड़ी अक्लमंदी से खतीजा के साथ बात की है। इसे अय्यूब अली और नासरा के मामले में उलझाकर असल मौजू की तरफ से उसका ध्यान हटा दिया है। क्या अय्यूब अली और नासरा का मामला एक अटल हकीकत नहीं है? मैंने तीखे अंदाज में इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, वो इस्तरारी लहजे में बोला। सारा पिंड इससे वाकिफ है जनाब, आप किसी भी बंदे से पूछ कर इस मामले की तस्दीक कर सकते हैं। मुझे किसी तहकीक और तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है हनीफ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी है सरकार, वो इनकिसार भरे अंदाज में बोला। मैंने कहा, लेकिन मुझे खादिम हुसैन जैसे आवारा शख्स पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। जिस बंदे का कोई किरदार ही ना हो, भला उस पर कोई कैसे एतबार कर सकता है? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। कौन सा काम जनाब? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुमने अपनी आंखें और कान खुले रखना है, मैंने राजदाराना अंदाज में कहा। जैसे ही तुम्हें पता चले कि खादिम हुसैन वापस आ गया है, तुम इसे लेकर मेरे पास आ जाना। सिद्दीक के सोयम तक वैसे भी तुमने अपनी दुकान बंद रखनी है, इसलिए तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत होगी। बोलो, कर लोगे ना ये काम? जो आपका हुक्म माई बाप, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं इस सिलसिले में पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर खादिम हुसैन ने मेरे साथ आपके पास आने से इनकार कर दिया तो? बात के इख्तिताम पर हनीफ ने सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने उसकी तशफ़ी की खातिर कहा, ऐसी सूरत में तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर खादिम हुसैन तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दे तो तुमने इसे इसके हाल पर छोड़ देना है और थाने आकर मुझे बता देना है कि खादिम नूरपुर से लौट आया है। फिर मैं खुद अपने तरीके से इसे थाने बुलवा लूँगा। वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, मैं समझ गया जनाब। मेरा थाना वारिस नगर से महज 2 फर्लांग की मुसाफत पर था और इस वक्त मौसम भी खासा खुशगवार हो रहा था। अगरचे धूप चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन इसके अंदर वो तपिश मौजूद नहीं थी जो पैदल मार्च को दुश्वार बना दे। मैं गुलाबी जाड़े की रूमानी तमाज़त वाली फिजा में कच्चे रास्ते पर थाने की जानिब चल पड़ा। आइंदा रोज़ यानी 16 अक्टूबर की दोपहर में सरकारी अस्पताल से सिद्दीक की पोस्टमार्टम शुदा लाश थाने पहुंचा दी गई। लाश के साथ ही पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी थी। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक सिद्दीक की मौत 14 अक्टूबर की रात 8 और 10 बजे के दरमियान किसी वक्त वाक़ हुई थी। इसकी मौत का सबब कटी हुई गर्दन से बहुत ज़्यादा खून बह जाने को बताया गया था। इसी रिपोर्ट में एक चौंका देने वाली बात और भी थी, और वो ये कि सिद्दीक को गहरी बेहोशी की हालत में मौत के घाट उतारा गया था। ताहम मैं इस नुक्ते पर बिल्कुल नहीं चौंका, क्योंकि मैंने जाए वक़ुआ पर लाश का तफसीली मुआयना किया था और ये जान चुका था कि कच्चे रास्ते के किनारे वारिस नगर से चमनाबाद की तरफ जाते हुए किसी सफाक शख्स ने बड़ी बेरहमी से शाम चढ़ी लाठी से सिद्दीक की खोपड़ी के अकबी हिस्से को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में वो तेवरा कर ज़मीन पोश हो गया था और यकीनन बेहोश भी। बाद अज़ां इसी बेहोशी की हालत में कातिल ने इसे खेत के अंदर घसीटते हुए खड़ी फसल के नज़दीक पहुंचा दिया था। इसके बाद ही कातिल ने मकतूल के नरखरे पर कोई तेज़ धार आला आजमाया था। ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद मैंने सिद्दीक की लाश को उसकी बेवा कुलसुम के हवाले कर दिया ताकि वो अपने शोहर की तहजीज़ और तकफीन के मामलात को निपटा सके। सच्ची बात तो यह है कि अभी तक मुझे कासिल तक
कातिल तक रसाई का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया था। अगरचे इस हवाले से खादिम हुसैन का मुशाहिदा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, लेकिन वो मंजर से गायब था। इसकी माँ खतीजा ने गुज़िश्ता रोज़ मुझे बताया था कि वो आज दोपहर तक नूरपुर से वापस आ जाएगा। जब तक मैं खादिम हुसैन से कड़ी पूछगछ न कर लेता, हनीफ को शामिल तफ्तीश करना मुनासिब नज़र नहीं आता था। मैं इसी उधेड़बुन में अपने कमरे में बैठा था कि कांस्टेबल अब्बास मेरे पास आया। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं मौके की कार्रवाई में मसरूफ़ था तो अब्बास अख्तर मेरे साथ था और इसी के हाथ मैंने सिद्दीक की गर्दन कटी लाश को ज़िला अस्पताल भिजवाया था। अब्बास खासा चाको चौबंद पुलिस एहलकार था। जब उसने ढीले ढाले अंदाज में मुझे सलाम किया तो मैं चौंके बिना ना रह सका। उसके सलाम का जवाब देने के बाद मैंने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया, क्या बात है अब्बास, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? मुझसे गलती हो गई है मलिक साहब, वो नदामत आमेज लहजे में बोला। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, कैसी गलती? कल दिन में जब हम चाय वारदात पर मौजूद थे तो वहाँ से मुझे एक चीज़ मिली थी, वो वजाहत करते हुए बताने लगा। मैंने इस चीज़ को अपनी जेब में रख लिया था और यही सोचा था कि जब आप सिद्दीक की लाश के मुआयने से फारिग हो जाएंगे तो मैं वो चीज़ आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन फिर मैं भूल गया और वो चीज़ मेरी जेब ही में रह गई। आज सुबह जब मैं यूनिफॉर्म पहन रहा था तो वो चीज़ की तकरार छोड़ो, मैंने कतकलामी करते हुए कहा, और मुझे बताओ कि वो शेर आखिर है क्या? जवाब देने के बजाय कांस्टेबल अब्बास अख्तर ने अपनी जेब में हाथ डाला और मज़कूरा शे निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दी। वो एक चांदी की अंगूठी थी जिसके अंदर लाजौर जड़ा हुआ था। इस लाजौर का वज़न मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 12 से 15 किरात के दरमियान होगा। वो बड़ी खूबसूरत अंगूठी थी। मैंने अंगूठी को अपने हाथ में घुमा फिराकर उसका जायज़ा लिया, फिर सवालिया नज़र से अब्बास अख्तर की तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, जिस वक्त आप सिद्दीक के सर के अकवी हिस्से का मुआयना कर रहे थे, मुझे ये अंगूठी खेत के उस हिस्से में पड़ी मिली थी जहाँ की फसल काटी जा चुकी थी। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि वो रास्ता जहाँ कातिल ने बेहोश सिद्दीक को घसीटा था? जी बिल्कुल वही, वो पूरे तयक्कुन से बोला। तुम्हारे ख्याल में ये अंगूठी किसकी हो सकती है? ज़्यादा इम्कान तो इसी बात का है कि ये अंगूठी या तो कातिल के हाथ से गिरी होगी या फिर इसका मालिक कबीर अहमद है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वक़ुआ से एक रोज़ पहले कबीर अहमद ने खेत के इस मकाम से फसल काटी थी। हालत वाक़ियात की रोशनी में अब्बास अख्तर का तज़िया 16 आने सही था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कातिल तो अभी तक मेरी पहुंच से दूर है, इस अंगूठी के बारे में इससे पूछताछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम कबीर अहमद को थाने ले आओ तो हम इसका इंटरव्यू बासहूलत कर सकते हैं। ठीक है मलिक साहब, मैं अभी कबीर अहमद को आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, वो जोशीले लहजे में बोला। फिर हिचकिचाहट आमेज अंदाज में पूछा, आप उससे नाराज़ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। गलती इंसान ही से होती है, फरिश्तों से नहीं। तुम तसल्ली रखो, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ। शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। मैंने अभी तक अब्बास को खादिम हुसैन के मामले के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो कबीर अहमद को लेने वारिस नगर जा ही रहा था तो मैंने उससे कह दिया, इधर वारिस नगर में एक मुस्टंडा खादिम हुसैन रहता है, अगर वो कहीं नज़र आ जाए तो उसे भी साथ ले आना। जो हुक्म मलिक साहब, वो पुरताज़ीम अंदाज में बोला। मैंने अब्बास अख्तर को जाने की इजाज़त दे दी। वो मुझे सलाम करके कमरे से निकल गया, लेकिन 5 मिनट के बाद वो दोबारा नमूदार हुआ और इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, मलिक साहब, आधा काम तो हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जनाब, मैंने थाने की इमारत से बाहर कदम निकाला ही था कि एक बदसूरत शख्स से सामना हो गया। वो वजाहत करते हुए बोला, इस बंदे ने मुझे अपना नाम खादिम हुसैन बताया और कहा कि आपने इसे थाने आने का हुक्म दिया था, इसलिए वो आपसे मिलने आया है। मैंने इस खादिम हुसैन को बाहर बरामदे में बिठा दिया है, बस ये मतलब है मलिक साहब। मैं गहरी सांस लेकर रह गया और फिर कहा, ठीक है अब्बास, तुम खादिम हुसैन को मेरे पास भेज दो और ख़ुद वारिस नगर जाने के लिए रेडी रहो, लेकिन अभी रवाना नहीं होना। मैं समझा नहीं मलिक साहब, वो जज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मैं खादिम हुसैन से एक ख़ास किस्म की तफ्तीश करना चाहता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। हो सकता है कि इस बंदे का इंटरव्यू करने के बाद अंगूठी वाला मसला खुद ब खुद हल हो जाए।
मगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम ज़रूर वारिस नगर रवाना हो जाना। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने राजदाराना अंदाज में इजाफा किया। मेरी मालूमात के मुताबिक ये खादिम हुसैन सिद्दीक के कातिल के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। ओह, तो ये बात है। वो सोच पे डूबे हुए लहजे में बोला। ठीक है मलिक साहब, आप खादिम हुसैन की घिसाई करें, मैं हवलदार दिलावर हुसैन के पास बैठकर इंतज़ार करता हूँ। 3 मिनट के बाद खादिम हुसैन मेरे कमरे में मौजूद था। हनीफ ने इस बंदे के बारे में जो मुहावरा इस्तेमाल किया था, ये इसकी जीती जागती तफसीर था। सादा अल्फाज में खादिम हुसैन को करिया उस सूरत कहना गलत नहीं था। मैंने बड़ी गहरी नज़र से खादिम हुसैन को घूरा और सवाल किया, क्या तुम जानते हो मैंने थाने में क्यों बुलाया है? वो बाछे खिलाते हुए मुसरत आमेज लहजे में बोला, अम्मा ने मुझे बताया है कि आप नासरा के बाप से मेरी शादी की बात करने वाले हैं। तो क्या तुम अयूब अली से शादी करना चाहते हो? इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने कड़े लहजे में कहा। आप समझे नहीं सरकार, वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। मैं तो नासरा को पसंद करता हूँ और इससे शादी की तमन्ना रखता हूँ। मुझे पता चला है कि आप नासरा के बाप को इस शादी के लिए राज़ी कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अयूब अली अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करना चाहता? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी, अभी तक तो ऐसा ही है, वो जुज़्ब होते हुए बोला, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आपकी बात टाल नहीं सकेगा। अगर नासरा मेरी बीवी बन गई तो मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा जनाब। इंसान की ये फितरत है कि वो 10 अशिया में से अपने मतलब और फ़ायदे की चीज़ उठा लेता है। खादिम हुसैन भी इससे इस वक्त यही कह रहा था और कर भी रहा था। इसलिए उसकी सोच की सुई नासरा को अपनी दुल्हन बनाने पर टिक सी गई थी। हालांकि खतीजा बीबी के सामने मैंने अयूब अली को समझाने की बात ज़िम्नन की थी और खादिम हुसैन को थाने बुलाने के हवाले से मेरा फोकस इस नुक्ते पर था कि अयूब ने खादिम हुसैन के खिलाफ मुझसे शिकायत की थी और मैं इसी सिलसिले में खादिम हुसैन से पूछताछ का इरादा रखता था। सच्ची बात यह कि मैंने नजरिया ज़रूरत के तहत ये चाल चली थी, वरना हकीकत आपको भी मालूम है कि नासरा के बाप ने मुझसे किस किस्म की कोई शिकायत नहीं की थी। एक बात और बताओ खादिम हुसैन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एक घर में शादी की रौनकें उरूज पर हैं, दूल्हा बिल्कुल तैयार बैठा है और बारात की रवानगी में चंद मिनट बाकी हैं। इसी वक्त शादी वाले घर में दूल्हा के किसी करीबी रिश्तेदार में से किसी का इंतकाल हो जाता है। मेरे ख्याल में पहले फौशुदा शख्स को दफनाया जाएगा या दूल्हे की बारात को रवाना किया जाएगा। पता नहीं वो मेरे सवाल की गहराई को समझ पाया था या नहीं। बहरहाल उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, जाहिर है पहले मरने वाले बंदे की लाश को दफन किया जाएगा। बस तो फिर तुम फिलहाल नासरा के ख्याल को जहन से निकाल दो। क्या आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो तड़प कर बोला। मैं हमेशा के लिए तुम्हें नासरा को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा, बस चंद रोज़ की बात है। लेकिन हमारे घर में तो किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। उसने उलझन ज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखा। मेरे अम्मा अब्बा तो सही सलामत हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो खादिम हुसैन, मैंने धीमे लहजे में उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, एक घर तो वो है जिसमें तुम अपने माँ बाप के साथ रहते हो, इसके अलावा तुम्हारा एक और घर भी है। उसकी उलझन सिवा हो गई। इस तरह भी लहजे में पूछने लगा, मेरा दूसरा घर कौन सा है थानेदार साहब? तुम्हारे दूसरे घर का नाम है वारिस नगर, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जहाँ तुम पूरे गांव वालों के साथ रहते हो और इसी घर में तुम्हारी मोहब्बत नासरा भी मौजूद है। क्या तुम वारिस नगर को अपना घर तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं हो? महबूब की गली का तो कुत्ता भी अजीज़ अज़जान होता है। मैंने बड़ी होशियारी और महारत से नासरा की ज़ात का इस्तेमाल किया था। खादिम के पास इनकार की कोई गुंजाइश बाकी ना रही। गर्दन को असबाती जुम्बिश देते हुए उसने तवाना लहजे में कहा, जी बिल्कुल, मैं तस्लीम करता हूँ कि वारिस नगर मेरे घर की मानिंद है। यहाँ बसने वाले हर शख्स को मैं अपना समझता हूँ। तुम्हारी इन्हीं अपनों में से एक शख्स सिद्दीक भी था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। गुज़िश्ता रोज़ खेतों में उसकी गर्दन कटी लाश मिली थी और आज असर के बाद उसकी तदफीन है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जब तक मैं सिद्दीक के कातिलों को गिरफ्तार ना कर लूँ, हम नासरा के मौजू को एक तरफ रख देते हैं। मैं समझता हूँ तुम बासानी चंद रोज़ के लिए नासरा को भूलकर मेरे साथ भरपूर ताउन करोगे।
मम मैं आपके साथ क्या ताउन करूं जनाब? वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोला। तुम बहुत काम के आदमी हो खादिम हुसैन, मैंने नर्म लहजे में कहा। मुझे पता चला है कि तुमने सिद्दीक के कातिल को वकुआ वाली रात खेतों में से निकलते देखा था, है ना? मैंने दानिस्ता अल्फाज को घुमा फिराकर उसके सामने रखा था ताकि उसका रिएक्शन देख सकूं। हालांकि सिद्दीक की बेवा कुलसुम ने मुझे मुख्तलिफ बात बताई थी। मेरी बात पर खादिम हुसैन इस तरह उछला जैसे किसी ने बेखबरी में उसकी पसलियों में कोई सुई चुभो दी हो। ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखते हुए उसने बेसाख्ता पूछा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपको ये बात किसने बताई है थानेदार साहब? सिद्दीक की बेवा कुलसुम ने। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर जवाब दिया। वो झूठ बोल रही है, उसने बरहमी से कहा। मैंने पूछा, फिर सच क्या है? मैंने तो सिद्दीक के बड़े भाई हनीफ को खेतों में से निकलते देखा था, उसने बताया। अगली सुबह इन्हीं खेतों में सिद्दीक की लाश पड़ी मिली थी। यह भी तो हो सकता है कि हनीफ ही ने सिद्दीक को मौत के घाट उतारा हो। मैंने खादिम हुसैन के चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए एक और चाल चली। ये नामुमकिन तो नहीं, ये दोनों भाइयों में ईंट कुत्ते का सा भेद था। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मम मैं भला क्या कह सकता हूँ थानेदार साहब, वो लुकनज़दा लहजे में बोला। मैंने जो देखा वो आपको बता दिया है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। खादिम हुसैन की आंखों और ज़बान में मुझे तज़ाद की झलक नजर आई। मैं चंद लम्हात तक उसे घूरता रहा, फिर खासे संगीन लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ कि तुम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की है तो मैं तुम्हारी खाल खींचकर उसके अंदर भुस भरवा दूंगा। वो थूक निकलते हुए बोला, जी। तुमने बकुआ की रात कितने बजे हनीफ को इन खेतों से निकलते देखा था जहाँ अगली सुबह सिद्दीक की गर्दन कटी लाश दरियाफ्त हुई थी? मैंने अपने सवालात में तेज़ी लाते हुए इस्तफसार किया। मेरे ख्याल में इस वक्त रात के 9 और 10 बजे का कोई टाइम था, उसने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। तुम इस वक्त खेतों में क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। सिद्दीक की बेवा कुलसुम ने मुझे बताया था कि मकतूल सिद्दीक ने 14 अक्टूबर को शाम से थोड़ी देर पहले चमनाबाद जाने के लिए घर से निकलना था, यानी 5 और 6 बजे के दरमियान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिद्दीक की मौत 14 अक्टूबर की रात 8 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मकतूल के घर से रवाना होने और मौत को गले लगाने में 3 से 4 घंटे का वक्त हायल था। अगलब इम्कान इसी बात का था कि इस दौरान में मकतूल गहरी बेहोशी में रहा होगा। मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ थी सरकार, खादिम हुसैन ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। मैं रफ़े हाजत के लिए उधर गया था। तुम्हारा नूरपुर का दौरा कैसा रहा? अचानक मैंने ज़ाविया सवालात में तब्दीली लाते हुए पूछा। अच्छा रहा जनाब, वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। नूरपुर में मेरी मासी सफ़िया रहती है, मैं इसी से मिलने गया था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने खादिम हुसैन की उंगलियों की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम्हारे दोनों हाथ खाली नज़र आ रहे हैं, क्या तुम्हें अंगूठी वगैरह पहनने का शौक़ नहीं है? नहीं सरकार, वो अपनी दोनों मुट्ठियों को खोलने बंद करने के बाद उंगलियों को घूरते हुए बोला, मुझे मुंदरियों का कभी शौक़ नहीं रहा। मुझे जाए वारदात से चांदी की एक मर्दाना अंगूठी मिली है। मैंने खादिम हुसैन के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए आम से लहजे में कहा। हो सकता है जी, वो अंगूठी कातिल की उंगली से निकलकर वहाँ गिर गई हो, खादिम हुसैन ने इज़्तिरारी लहजे में कहा। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने अपनी मेज़ की दराज खोलते हुए मोतदिल अंदाज में कहा। मैं वो अंगूठी तुम्हें दिखाता हूँ, मुमकिन है इस अंगूठी को देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाए। फिर मैंने लाजोर जड़ी चांदी की वो अंगूठी दराज में से बरामद करके खादिम हुसैन के सामने मेज़ पर रख दी। मज़कूर अंगूठी पर निगाह पड़ते ही खादिम हुसैन की आंखों में शनासाई की चमक नमूदार हुई। अगले ही लम्हे वो सरसराती हुई आवाज़ में बोल उठा, थानेदार साहब, ये अंगूठी तो मैंने हनीफ के हाथ में देखी है। मैं जब भी उसकी दुकान से कुछ सौदा लेने गया, अंगूठी उसके सज्जे हाथ की एक उंगली में मुझे नजर आई। खादिम हुसैन ने अंगूठी के हवाले से बहुत बड़ा इंकिशाफ कर डाला था। हनीफ की अंगूठी का जाए वकुआ से मिलना और इसका मौका वारदात पर पाया जाना इसी जानिब इशारा करता था कि सिद्दीक की अलमनाक मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हनीफ ही था। तुम पेट के कैसे हो? मैंने खादिम हुसैन से पूछा। मेरे इस अचानक सवाल पर उसने बड़े रसान से जवाब दिया, अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक है जनाब। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम पेट के हल्के हो या मजबूत?
मैंने सिर पिटाए हुए लहजे में कहा। अभी हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई है इसे हिफाजत के साथ अपने अंदर छुपा कर रख सकते हो? जी बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। थानेदार साहब, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अगर कोई तुमसे पूछे कि मैंने तुम्हें थाने क्यों बुलाया था तो कोई भी बहाना कर देना, मगर असल बात किसी को नहीं बताना। जी मैं समझ गया, वो मजबूत लहजे में बोला। और जब तक सिद्दीक का कातिल मेरी गिरफ्त में नहीं आ जाता तुम वारिस नगर से बाहर कदम नहीं निकालोगे, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। मैं जब भी ज़रूरत महसूस करूँगा तुम्हें थाने बुला लूँगा। जो हुक्म जनाब, वो अतात गुजारी से बोला। आपने मुझे जो समझाया है मैं इसके मुताबिक अमल करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। शाबाश, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। खादिम हुसैन को रुखसत करने के बाद मैंने कांस्टेबल अब्बास अख्तर को अपने पास बुलाया। वो हवलदार के पास बैठा मेरे इशारे का मुंतज़िर था। मैंने थोड़ी देर पहले उसे वारिस नगर भेजने के बारे में सोचा था, मगर खादिम हुसैन से होने वाली गुफ्तगू के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया था। अब्बास अख्तर मेरे पास हाजिर हुआ तो मैंने उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। मेरे खामोश होते ही वो जोश भरे लहजे में बोला। कबीर अहमद से पूछताछ की तो अब ज़रूरत नहीं, मैं जाकर सीधा मकतूल के बड़े भाई हनीफ को उठा लाता हूँ। अभी नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर में इसके छोटे भाई की तदफीन है, इसे इत्मीनान से इन मामलात को निपटाने दो। हम कल सुबह इस पर हाथ डालेंगे, और इस वक्त तक अगर इसे पता चल गया कि इसकी अंगूठी हमें जाए बकुआ से मिली है तो वो मुहतात हो जाएगा। अब्बास ने एक अहम पहलू की जानिब इशारा करते हुए कहा। और ऐन मुमकिन है कि वो गिरफ्तारी के खौफ से कहीं गायब हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। ऐसा नहीं होगा अब्बास अख्तर, मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए पुरएतमाद अंदाज में कहा। ये बात अभी तक मेरे, तुम्हारे और खादिम हुसैन के दरमियान है। इस हवाले से मैंने खादिम हुसैन को अच्छी तरह समझा दिया है। जब तक मैं इसे इजाज़त ना दूं वो अपनी ज़बान पर ताला डाल कर रखेगा। बाकी रह गए हम दोनों, तो हम भला किसी को क्यों बताएंगे? तब तो ठीक है, वो एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोला। फिर हम इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने लगे। 17 अक्टूबर की सुबह मैंने एक कांस्टेबल को भेजकर हनीफ को थाने बुला लिया। वो इस अचानक बुलावे पर खासा उलझा हुआ नजर आता था। मैंने उसे अपने सामने चौबी बेंच पर बैठने को कहा और हल्की फुल्के अंदाज में बातचीत का आगाज़ किया। सिद्दीक की तदफीन खैरो आफियत से हो गई है ना? मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर सवाल किया। जी थानेदार साहब, उसने उदास लहजे में जवाब दिया। ये बात तो तुम्हें पता ही चल गई होगी कि तुम्हारे भाई को 14 अक्टूबर की रात 8 और 10 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जी, यही सुनने में आया है, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। गुफ्तगू के दौरान में मैंने बतौर ख़ास उसके हाथों का भी जायज़ा लिया। मुझे उसके दाएं हाथ की रिंग फिंगर में अकीक जड़ी चांदी की एक अंगूठी दिखाई दी। ये एक आला दर्जे का यमनी अकीक था। मैंने थोड़ा आगे झुककर राज़दाराना अंदाज में इस्तफसार किया। हनीफ, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं सिद्दीक के कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाऊं? इसमें क्या शक है थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। हमारे आपसी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन सच्ची बात यह है कि सिद्दीक की मौत से मुझे दिली सदमा पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इस कमीने शख्स को गिरफ्तार करके इसे अदालत से इबरतनाक सज़ा दिलवाएं। बात के इख्तिताम तक वो खासा जज्बाती हो गया था। इस असना में मैंने उसके चेहरे से एक लम्हे के लिए भी नज़र नहीं हटाई थी। मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, हनीफ, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया तो वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में पूछ बैठा। लेकिन क्या थानेदार साहब? लेकिन ये कि, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। मैं भला आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। बस इतना कि तुम मुझसे सच बोलने का वादा कर लो। मैंने अभी तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला सरकार, वो लजाजत आमेज़ अंदाज में बोला। आप मुझसे कौन सा सच सुनना चाहते हैं? बस मैं तुमसे जो सवाल करूँ उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब देना, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो धूप निकलते हुए बोला। जी पूछें। 14 अक्टूबर की रात को 8 और 10 बजे के दरमियान तुम कहाँ थे?
میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، آپ کا مطلب ہے کہ جس وقت صدیق کو قتل کیا گیا؟ بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں اپنے گھر میں تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ شام ہونے کے ساتھ ہی میں نے اپنی دکان بند کر دی تھی اور گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر میں نے زاہدہ اور سفیان کے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ… میں نے حنیف کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا، تم اپنی پرچون کی دکان بند کر کے جب اندر گئے تو پھر اگلی صبح سے پہلے تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا؟ یہی حقیقت ہے تھانے دار صاحب، اس نے متوحش نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ صدیق کی المناک موت کے حوالے سے مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں۔ تمہارے محسوسات غلط نہیں ہیں حنیف، میں نے واشگاف الفاظ میں کہا۔ تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے اور میں اس وقت صدیق کے قتل کی تفتیش ہی کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے۔ مجھ پر شک کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولا۔ کیا آپ اس بنیاد پر سب کر رہے ہیں کہ میرے اور صدیق کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ تھے؟ ہمارے لڑائی جھگڑے کا معاملہ چند روز پہلے آپ تک پہنچا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن اس سے زیادہ ٹھوس سبب ایک اور بھی ہے۔ کون سا سبب تھانے دار صاحب؟ 14 اکتوبر کی رات لگ بھگ 9:30 بجے تمہیں ان کھیتوں میں سے نکلتے دیکھا گیا ہے جہاں پر 15 اکتوبر کی صبح صدیق کی لاش پڑی ملی تھی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ ایک ناممکن بات کر رہے ہیں، یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں اپنے مخبر کا نام تم پر ظاہر نہیں کر سکتا حنیف، میں نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ مجھے تمہارا مبنی بر حقیقت جواب چاہیے، ہاں یا نہ؟ نہ، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے اس کی آنکھوں اور چہرے کی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے وہاں پر حیرانی، پریشانی اور الجھن تو دکھائی دی، لیکن احساس جرم کا شائبہ تک نظر نہ آیا۔ اس صورتحال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، حنیف، بہتر ہوگا کہ تم پسپائی اختیار کر لو۔ میرے پاس ایک ایسا ٹھوس ثبوت بھی موجود ہے جو جائے واردات پر تمہاری آمد و جامد کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا کون سا ثبوت ہے تھانے دار صاحب؟ وہ حد درجہ پریشان لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ حنیف کے سوال کے جواب میں نے اپنی میز کی دراز میں سے لاجور جڑی چاندی کی انگوٹھی نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ تمہاری ہی ہے نا؟ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ انگوٹھی مجھے صدیق کی لاش کے کنارے پڑی ملی تھی، میں نے قدرے سخت انداز میں کہا۔ اگر تم وہاں نہیں گئے تھے تو تمہاری یہ انگوٹھی اس جگہ کیسے پہنچ گئی؟ چند روز پہلے میں نے اپنی یہ انگوٹھی سائیں بابا کو دی تھی، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ انگوٹھی سائیں بابا سے ادھر کھیتوں میں کیسے پہنچ گئی۔ کون سائیں بابا؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ حنیف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ سائیں بابا ایک ملنگ ٹائپ کا انسان تھا، سرخ آنکھیں، داڑھی، سر کے بے ترتیب بڑے ہوئے بال، لباس میلا کچیلا اور پاؤں جوتوں سے بے نیاز۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی 8 انگلیوں اور 2 انگوٹھوں میں درجنوں انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں جن میں 9 ب9 کے نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس بابا نے شیشم کے ایک درخت کے نیچے ڈیرا جما رکھا تھا۔ مذکورہ درخت وارث نگر سے باہر اس کچے راستے کے کنارے پر واقع تھا جو مغربی سمت میں موضع چمن آباد کی طرف جاتا تھا۔ وقوع اس درخت سے زیادہ دور نہیں تھا۔ سائیں بابا کو سب لوگ سائیں بابا یا محض سائیں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ کوئی بھی بندہ بشر اس کے اصلی نام سے واقف نہیں تھا اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ چند ماہ پہلے اچانک اس علاقے میں نمودار ہوا تھا اور شیشم کے اس درخت کے نیچے جم کر بیٹھ گیا تھا۔ حنیف کی فراہم کردہ یہ معلومات بڑی سنسنی خیز تھیں۔ میں نے کریدنے والے انداز میں اس سے پوچھا، تم نے اپنی انگوٹھی سائیں بابا کو کیوں دی تھی؟ وہ اپنی انگلی میں موجود یمنی عقیق والی انگوٹھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں لاجورد والی انگوٹھی کو ہمیشہ اس انگلی میں پہنا کرتا تھا۔ چند روز پہلے میں سائیں بابا کے نزدیک سے گزرا تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور کہا، تم نے جو انگوٹھی پہن رکھی ہے وہ تمہارے ستاروں کے حساب سے موافق نہیں ہے۔
अगर तुमने इस अंगूठी से जान नहीं छुड़ाई तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे। थानेदार साहब, मैं एक सीधा साधा देहाती आदमी हूँ। मैं सितारों और इनकी चालों के बारे में कुछ नहीं जानता। अलबत्ता तबाही और बर्बादी का मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं साईं बाबा की बात सुनकर डर गया। मैंने घबराहट भरे अंदाज में उससे पूछा, हुजूर, मैं इस अंगूठी से किस तरह छुटकारा हासिल करूँ? तुम ये अंगूठी निकाल कर मुझे दे दो, मैं खुद ही इसे ठिकाने लगा दूंगा। वो अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, इसके बदले में मैं तुम्हें दूसरी अंगूठी देता हूँ, तुम वो पहन लो। इस अंगूठी के ज़ेरे असर तुम्हारे कारोबार में बरकत पैदा हो जाएगी और तुम्हारी बीवी और बेटे पर कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। साईं बाबा को हमारे गांव में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन वारिस नगर के अक्सर लोग इनसे अकीदत रखते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए वो साईं बाबा की खिदमत में हाजिरी देते रहते हैं। इसी पस मंज़र में मैंने साईं बाबा की बात को बहुत अहमियत दी और अपनी लाजोर वाली अंगूठी को उतार कर इसके हवाले कर दी। इसके बदले में साईं बाबा ने मुझे ये अंगूठी दी जो इस वक्त मेरी उंगली में पहनी हुई है। मैं नहीं जानता कि मेरी लाजोर वाली अंगूठी साईं बाबा से जाए बादर तक कैसे पहुंच गई। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक घायल सांस खारिज की, फिर रुहासी आवाज़ में इजाफा करते हुए कहा, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। थानेदार साहब, इसकी कोई सूरत नहीं, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। अगर तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी लाजोर वाली अंगूठी कैसे सिद्दीक की गर्दन कटी लाश के नज़दीक पहुंच गई, तो फिर यकीनन ये बात उस बंदे को पता होगी जिसके कब्जे में ये अंगूठी थी। मेरा मतलब है कि साईं बाबा। लम्हे भर को रुककर मैंने हनीफ की आंखों में झांका, फिर सरसराते हुए लहजे में कहा, मैं अभी किसी को भेजकर साईं बाबा को यहाँ बुलाता हूँ और इस मुअम्मे का हल इसी से पूछता हूँ। फिर तुम्हारे सामने ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं थानेदार साहब, वो नहीफ सी आवाज़ में बोला, साईं बाबा कहीं गायब हो गया है। वो कहाँ गायब हो सकता है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, क्या वो किसी जिन की औलाद है? जिस रोज़ सिद्दीक की लाश खेतों में पड़ी मिली, इसके बाद से किसी ने साईं बाबा को नहीं देखा। हनीफ ने बताया, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया है। एक लम्हे के लिए मुझे शक गुजरा कि हनीफ मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहा है। मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए पूछा, तुम साईं बाबा की कहानी की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? साईं बाबा एक जीता जागता किरदार था थानेदार साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो गांव के किसी बंदे से भी साईं बाबा के बारे में पूछ लें। अगर मैंने आपसे गलत बयानी की हो तो जो चोर की सज़ा वही मेरी। जब तक तुम्हारे बयान की तस्दीक नहीं हो जाती तुम मेरे मेहमान बनकर रहोगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तो क्या मैं अपने घर नहीं जा सकता? वो फिक्रमंदी से मुझे देखते हुए बोला, कम से कम आज का दिन तो हरगिज़ नहीं। मैंने हतमी अंदाज में कहा, हाँ, ये तुमसे मेरा वादा है कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं आज का सूरज ग़ुरूब होने से पहले किसी नतीजे पर पहुँच जाऊँगा। मेरे इन दो टोक अल्फाज के नतीजे हनीफ के चेहरे पर तशवीश भरी मायूसी उभर आई। मैंने खुसूसी हिदायत के साथ हनीफ को हवलदार दिलावर हुसैन के सुपुर्द कर दिया। जब तक मैं हनीफ के बारे में कोई फैसला न कर लेता इसे मेरे थाने की हवालात में ही रहना था। इसके बाद मैंने अब्बास अख्तर को वारिस नगर रवाना कर दिया ताकि वो खादिम हुसैन को थाने लेकर आ सके। हनीफ की कई एक बातों की तस्दीक खादिम हुसैन कर सकता था और खादिम हुसैन की गलत बयानी को हनीफ पकड़ सकता था। अगर मैं इन दोनों अफराद को आमने सामने बिठाकर कड़ी पूछताछ करता तो मुझे उम्मीद थी कि मैं सिद्दीक मर्डर केस में पेशरफ्त का दरवाज़ा खोल सकता था। ये दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। दोबारा बुलाए जाने पर खादिम हुसैन मुझे काफ़ी बेचैन नजर आया। उसने मुझे सलाम किया और मेरे कहने पर वो मेरे रूबरू बैठ गया और इज़्तिरारी लहजे में मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आपने मुझे दोबारा याद फरमाया, सब खैरियत तो है ना? क्या आपने सिद्दीक के कातिल को पकड़ लिया? इन लम्हात में हनीफ मेरे थाने के हवालात में मौजूद था, मगर ये बात खादिम हुसैन नहीं जानता था। दोनों को आमने सामने बिठाने से पहले मैं खादिम हुसैन से चंद बातें करना ज़रूरी समझता था। कातिल की गर्दन मेरे हाथों से ज़्यादा दूर नहीं है खादिम हुसैन। मैंने इसके सवाल के जवाब में मोतदिल अंदाज में कहा, तुम्हें मैंने थाने इसलिए बुलाया है कि तुमसे साईं बाबा के बारे में कुछ पूछ सकूं। तुम साईं बाबा को तो जानते हो ना?
मैं क्या, पूरा पिंड साईं बाबा को जानता है। वो जल्दी से बोला। लोग अपने मसाइल के हल के सिलसिले में साईं बाबा के पास जाते हैं। मैं सारे पिंड की नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ खादिम हुसैन, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। मेरे अल्फाज में मौजूद संगीनी को महसूस करके वो संभल गया और धीरे से बोला, जी मैं भी साईं बाबा को जानता हूँ। सिर्फ सूखा जानते ही हो या दूसरे लोगों की तरह अपने किसी काम के लिए साईं बाबा की खिदमत में कभी हाजिर भी हुए हो, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। खादिम हुसैन के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इसकी आंखों से झलकने वाले तासुरात इस बात की चुगली खा रहे थे कि जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। इसकी कैफियत ने मुझे शुबे में डाल दिया। क्या मैंने तुमसे सोना बनाने का फार्मूला पूछ लिया है जो तुम गहरी सोच में पड़ गए हो, मैंने डांट आमेज अंदाज में पूछा। वो जी, मैं अपने काम के सिलसिले में साईं बाबा के पास गया था, उसने अपने शीशोपंच की वजाहत करते हुए बताया। तो क्या तुम्हारा वो काम हो गया था, मैंने पूछा। जी काफी हद तक हो गया है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। साईं जी का दिया हुआ तावीज़ काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि चंद रोज बाद मेरा मकसद हासिल हो जाएगा और इस सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे। मैं इधर उधर की बातों में उलझाकर खादिम हुसैन को अपने अंदाज में घिस रहा था, लेकिन जब उसने अपने मामले में मुझे मुलविस किया तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने तेज नज़र से उसे घूरते हुए इस्तफसार किया, तुमने साईं बाबा से किस काम के लिए तावीज़ लिया था? वो कदरे शर्माते हुए बोला, मैं नासरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसका बाप अय्यूब अली मुझसे नफरत करता है। मैंने साईं बाबा को अपने मसले के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि इस तावीज़ के असर से कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकलेगा कि अय्यूब अली अपनी बेटी की शादी मुझसे करने पे मजबूर हो जाएगा, और आप देख लें। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखा, फिर मुसरत आमेज लहजे में अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, आपकी शक्ल में साईं बाबा के दिए हुए तावीज़ के असर से वो रास्ता निकल आया है। आपने कल मुझे यकीन दिलाया था कि सिद्दीक के कातिल की गिरफ्तारी के बाद आप नासरा के बाप को मेरे हक में राजी करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगे। उल्लू का पट्ठा, गधा कहीं का, मैंने दिली दिल में कहा, फिर जुबान से इस अहमकुन्नास को मुखातिब करते हुए कहा। वो सब तो बात की बातें हैं खादिम हुसैन, अभी तो एक और संगीन मसला सर उठाकर खड़ा हो गया है। उसने हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ मुझसे पूछा, कौन सा मसला थानेदार साहब? तुम्हारा वो साईं बाबा अचानक कहीं गायब हो गया है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। मुझे नहीं लगता कि अब साईं बाबा का दिया हुआ तावीज़ कोई असर दिखाएगा। जब मुर्शिद सर पर मौजूद ना हो तो फिर इसकी दी हुई चीज़ें भी एकदम फजूल और बेकार हो जाती हैं। मैं इस किस्म की बातें इज़राए तफन्नुन कर रहा था, लेकिन खादिम हुसैन ने मेरे अल्फाज को संजीदगी से लिया और जोशीले लहजे में बोला, अगर साईं बाबा वारिस नगर में नहीं रहे तो मैं खुद उनसे मिलने चला जाऊंगा। खादिम हुसैन की इस बेसाख्ता गोई ने मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। मैंने आंखें सुकेड़ कर उसे घूरा और जज्बात से आरी लहजे में दरियाफ्त किया, क्या तुम जानते हो कि साईं बाबा इस वक्त कहाँ है? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मुझे भला क्या पता कि साईं बाबा कहाँ चला गया। दूसरे लोगों की तरह मैंने भी इन्हें पिछले 2-3 दिन से वारिस नगर में नहीं देखा। खादिम हुसैन ने मेरे इस्तफसार के जवाब में जो वसाहत की वो मेरे हलक से बिल्कुल नहीं उतरी। उसकी बातों और चेहरे के तासुरात में मुझे कोई तालमेल दिखाई नहीं दिया। यकीनन वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा माथा ठनक चुका था, लिहाजा मैं इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अगर तुम्हें मालूम नहीं कि साईं बाबा कहाँ गायब हो गया तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम खुद उससे मिलने चले जाओगे? मैंने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया। वो जनाब, मेरा मतलब ये था कि वो घबराहट भरी आवाज़ में बोला, इंसान की लगन सच्ची होना चाहिए। मैंने सुना है कि ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। ऐसा तो मैंने भी सुना है, मैंने उसे चक्कर देने की गर्ज से ताईदी लहजे में कहा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें साईं बाबा की ज़रूरत पड़ी तो तुम उसकी तलाश में निकल खड़े हो गए? जी हाँ, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए जल्दी से बोला, मुझे साईं बाबा को ढूंढना तो है ना थानेदार साहब, आपने खुद ही तो कहा है कि मुर्शिद मौजूद ना हो तो उसका दिया हुआ तावीज़ बेअसर हो जाता है। मैं नासरा को हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे फौरी तौर पर साईं बाबा की खिदमत में हाजिर होना पड़ेगा। मुझे पता चला है कि ये साईं बाबा कुछ अरसे पहले वारिस नगर में नमूदार हुआ था,
मैंने बदस्तूर खादिम हुसैन की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ से आया था? जी हाँ, वो बेसाख्ता बोला। फिर नफी में गर्दन हिलाते हुए पटरी बदल दी। मेरा मतलब है कि बिल्कुल नहीं, मैं भला कैसे जान सकता हूँ कि वारिस नगर का तो कोई भी बसने की नहीं जानता कि साईं बाबा कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। खादिम हुसैन के लोटपोट अंदाज को देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो साईं बाबा के हवाले से कोई ऐसी बात ज़रूर जानता है जिसे मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने जहन में साईं बाबा के नाम पर दायरा लगाया और आम से लहजे में कहा, खादिम हुसैन, क्या मैं तुम्हारी इस बात पर भी इसी तरह यकीन कर लूं जैसे मैंने कल तुम्हारी दूसरी बातों को सच मान लिया है? जी जनाब, वो अपने लहजे में मजबूती भरते हुए बोला। मैं आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता थानेदार साहब, लेकिन मैंने तुम्हारा एक झूठ तो पकड़ लिया है, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। कब? कौन सा झूठ? वो पलकें झपकाकर फिक्रमंदी से बोला। मुझे यह अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि मेरी बात ने इसे बेतरह सुपर्दे इस्तराब कर दिया था। गोया दाल में कुछ काला जरूर था। वो जो कल तुमने मुझे बताया था कि मैंने गहरी नजर से घूरते हुए कहा कि 14 अक्टूबर की रात को इब्तिदाई हिस्से में तुमने हनीफ को इन खेतों में से निकलते हुए देखा था जहां पर 15 अक्टूबर की सुबह सिद्दीक की गर्दन कटी लाश पड़ी मिली थी। ऐसा कहने के लिए तो मुझे वो बोलते बोलते अचानक रुका, फिर अपनी बौखलाहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मुझे जो नजर आया था वो मैंने आपको बता दिया था। मैंने किसी की हिदायत पर ऐसा नहीं कहा था थानेदार साहब। लूली लंगड़ी इस वजाहत के बाद वो उलझनज़दा चोर नज़र से मुझे तकने लगा। थोड़ी देर पहले खादिम हुसैन की बातों से मैंने ये महसूस किया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब ये पता चल रहा था कि पूरी दाल ही काली है। साईं बाबा के साथ ही मैंने खादिम हुसैन के नाम पर भी सर्कल लगा दिया। मैंने कल तुम पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवाकर उसमें भूस भरवा दूंगा, मैंने बेरहम लहजे में कहा। लेकिन लगता है मेरी बात ठीक तरह से तुम्हारे भेजे में बैठी नहीं। वो मेरी सपाक निगाह की ताब ना लाते हुए नहीफ सी आवाज में बोला, मम मैंने आपके साथ कोई चक्करबाजी नहीं की सरकार। इसकी आंखें इसकी जबान का साथ नहीं दे रही थीं। साफ नजर आ रहा था कि वो साबिक झूठ को छुपाने के लिए मजीद दरकोई से काम ले रहा था। मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ने के कद से मसलहतन झूठ बोला, ये देखने के लिए कि मेरे मुखबिर की रिपोर्ट दुरुस्त है या तुम सच्चे हो। मैंने हनीफ की बीवी जाहिदा, इनके बेटे सुफियान और आस पड़ोस के चंद लोगों से पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि इस रात हनीफ ने 1 मिनट के लिए भी अपने घर से कदम बाहर नहीं निकाला था। अब मुझे तुम बताओ कि तुमने इसे खेतों से निकलते कैसे देख लिया था? क्या तुम किसी के ईमा पर हनीफ को अपने भाई के कत्ल में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं जी, वो इतना कहकर खामोश हो गया। पिछले 15 मिनट में तुमने अपने बयान में जितनी महारत से कलाबाजियां लगाई हैं, इससे तो ऐसा ही लगता है, मैंने बिखरे हुए लहजे में कहा। शराफत से सच उगल दोगे तो मैं तुम्हारी बचत के बारे में ज़रूर सोचूंगा, बसूरत दीगर मुझे तुमसे सख्ती के साथ पेश आना पड़ेगा। मैं तुम्हें हवलदार दिलावर हुसैन के हवाले करने पर मजबूर हो जाऊंगा, और ये बात जहन में रख लो कि दिलावर मेरी तरह नरमी से पेश नहीं आएगा, वो किसी जल्लाद से कम नहीं है। खादिम हुसैन की पेशानी अर्कालूद हो गई। वो ना पाए रफ्तन न जाए मानदन, ऐसी कैफियत का शिकार नजर आने लगा था। इस सिचुएशन में उसके चेहरे की बदसूरती इंतहाई खौफनाक और भयानक हो गई थी। आपका ये मुखबिर आखिर है कौन? वो बेचारगी से बोला। मैंने बावाज़ बुलंद कांस्टेबल को पुकारा, अब्बास अख्तर, जरा हवालाती को मेरे कमरे में भेज दो। क्या आपने अपने मुखबिर को हवालात में बंद कर रखा है? उसने हैरत भरे लहजे में मुझसे पूछा। इसकी हिफाजत के पेश नज़र, मैंने मसनूई संजीदगी के साथ कहा। मुझे डर था कि कोई शख्स यानी कातिल या इसका कोई साथी मेरे मुखबिर को जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, लेकिन अब यह खदशा टल गया है। खदशा टल गया है? वो अजीब से लहजे में बोला। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई थानेदार साहब। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मुझे इस मुखबिर की ज़रूरत नहीं रही, मैंने बदस्तूर गंभीर अंदाज में कहा, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा मुस्तैद एक दूसरा मुखबिर मिल गया है।
नए मुखबिर की जान की सलामती की खातिर मैं इसे हवालात में बंद करने वाला हूँ। खादिम हुसैन ने बिदकी हुई नज़र से मुझे देखा और इज़्तिरारी लहजे में मुझसे पूछा, आपका दूसरा मुखबिर कौन है? तुम। मैंने उंगली से उसकी जानिब इशारा कर दिया। मैं तवक्को कर रहा था कि मेरे इस इंकिशाफ के बाद वो कुछ इस किस्म के मकालमे अदा करेगा। थानेदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे हवालात में क्यों डलवाना चाहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? ला ला ला। मगर इसने जिस रद्द अमल का मुजाहरा किया, इससे मेरे तमाम अंदाज़ों और तवक्कुआत पर पानी फिर गया। मैंने जैसे ही उंगली का इशारा करते हुए इसके सवाल का जवाब दिया, वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। खादिम हुसैन की इस मैकेनिकी हरकत को देखकर जहन में पहला ख्याल यही आया था कि इस चौबी बेंच में यकायक खूनी कीलें निकल आई हैं, जिन्होंने उसकी तशरीफ़ मुबारक को छेड़ डाला है। कबल इसके कि मैं खादिम हुसैन की इस अचानक हरकत पर कुछ कहता, उसने दरवाजे की सिमत दौड़ लगा दी। अगले ही लम्हे एक खौफनाक तसादुम देखने को मिला। जिस वक्त खादिम हुसैन कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, ऐन इसी लम्हे अब्बास अख्तर और हनीफ कमरे में दाखिल हुए। इन तीन अफराद के टकराव के नतीजे में खादिम हुसैन कमरे के फर्श पर जा गिरा। अब्बास अख्तर, मैंने चीख से मुशाबह लहजे में कहा, इस बदमाश को फौरन काबू करो जो यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा है। अब्बास अख्तर ने आने वाहिद पे मेरे हुक्म की तामील कर दी। इस दौरान मैंने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी और खादिम हुसैन के नज़दीक आकर इसके मनहूस गाल पर एक करारा थप्पड़ मारने के बाद खूंखार लहजे में पूछा, किस माँ की बगल में घुसने जा रहे थे? वो चुपचाप रहम तलब नज़र से मुझे देखने लगा। अब मैं तुमसे किसी किस्म की रियायत नहीं करूँगा। मैंने इसकी पिंडली के सामने वाली हड्डी पर एक जोरदार ठुड्डा रसीद करने के बाद धमकी आमेज लहजे में कहा, खादिम हुसैन, तुम्हें और तुम्हारे पीर पे फरतूत साईं बाबा को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। मैंने तुम दोनों के अंदर से सिद्दीक के कातिल को बरामद करना है। अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि खादिम हुसैन और हनीफ को सामने बिठाकर मुनाजरा करने की ज़रूरत बाकी नहीं। अगर तुमने मुझसे ताउन किया होता तो तुम्हें दिलावर हुसैन के हवाले करने की ज़रूरत ही पेश न आती। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अब तुम शुरू हो जाओ। आइंदा 10 मिनट में खादिम हुसैन ने मुझे जो कहानी सुनाई, उसका खुलासा कुछ इस तरह से था। वो सिद्दीक के कातिल के बारे में कुछ नहीं जानता था। हनीफ के खेतों से निकलकर आने वाली बात उसने साईं बाबा के हुक्म पर कही थी। वो साईं बाबा से गहरी अकीदत रखता था और रोज़ाना उसकी खिदमत में हाजिरी दिया करता था, क्योंकि साईं बाबा इसकी नासरा को मिलाने के लिए ख़ास अमल कर रहा था। इस अमल में उसने खादिम हुसैन को एक कशमाती तावीज़ भी दे रखा था। साईं बाबा ने राजदाराना अंदाज में खादिम हुसैन को कह रखा था कि अचानक गायब हो जाए तो खादिम हुसैन उससे मिलने सीधा फतेहगढ़ आ जाए, वगैरह वगैरह। इसके खामोश होने पर मैंने पूछा, जब साईं बाबा ने हनीफ के हवाले से तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा तो तुम्हारे जहन में क्या आया था? कुछ भी नहीं जनाब, वो बड़ी सादगी से बोला। मैं यही समझा था कि शायद ये इनके किसी पुरस्कार अमल का तकाजा है। वो नासरा को मेरी ज़िंदगी में शामिल करने वाले थे। बस जनाब, मेरा सारा ध्यान इसी बात पर लगा हुआ था। इन लम्हात में मेरा दिल खादिम हुसैन की अकल पर मातम करने को चाह रहा था, लेकिन मैंने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए आम से लहजे में पूछा, और अब तुम्हारा क्या ख्याल है? वो हवनकों के मानद मुझे तकते हुए बोला, किस बारे में जनाब? इसके इस्तफसार पर मैं खून के घूंट पीकर रह गया और उखड़े हुए लहजे में पूछा, क्या इस वक्त तुम्हें हीर रांझा या शीरी फरात की कहानी सुना रहा हूँ क्या मैं? नहीं जनाब, हम तो साईं बाबा की बात कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साईं बाबा के बारे में ही पूछ रहा हूँ, मैंने डांट आमेज अंदाज में कहा। तुम्हें लगता है कि दिलावर हुसैन ने ठीक तरह से तुम्हारी आवभगत नहीं की। मैं सोच रहा हूँ आज की रात में तुम्हें दिलावर हुसैन को मुकम्मल तौर पर सौंप देता हूँ, बाकी की बातें हम कल सुबह कर लेंगे। नहीं सरकार नहीं, वो दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत रेस लहजे में बोला, आप जो पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। खुदा के लिए मुझे हवलदार के सुपुर्द नहीं करना। वो इंसान की शक्ल में जहन्नम का दरोगा है थानेदार साहब। ठीक है, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर लेता हूँ, मैंने फराग दिलाना अंदाज में कहा, लेकिन अब कोई गलती नहीं करना वरना मैं मजबूर हो जाऊँगा। तुम मेरी बात समझ गए हो ना? वो जल्दी से बोला, जी जी थानेदार साहब। सिद्दीक की गर्दन कटी लाश जिस खेत से मिली, इस मकाम के हवाले से साईं बाबा ने तुम्हें झूठ बोलने को कहा था कि तुमने वक़ुआ की रात हनीफ को इस खेत से निकलते देखा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा,
क्या तुम्हें ये पता नहीं लगता कि साईं बाबा किसी न किसी हवाले से सिद्दीक के कत्ल में मुलव्विस है? पूरा वारिस नगर दोनों भाइयों के तनाज़ात से वाकिफ है और चंद रोज पहले सिद्दीक ने हनीफ की बड़े बेरहमाना अंदाज में धुलाई भी की थी। साईं बाबा ने इस नुक्ते को जहन में रखकर तुमसे गलत बयानी करने को कहा था ताकि सिद्दीक के कत्ल का शुबा हनीफ की तरफ चला जाए। मैं क्या कह सकता हूँ थानेदार साहब, वो अजीब से शिकत खुर्दा लहजे में बोला। मैं साईं बाबा की ज़ात पर शक नहीं कर सकता, वो बहुत अजीम इंसान है। मैं इनके खिलाफ सोचकर खामखा खुद को क्यों गुनहगार करूँ? ये होती है अंधी अकीदत। ये खादिम हुसैन इस ढोंगी साईं बाबा के खिलाफ सोचने को भी गुनाह अजीम तसव्वुर कर रहा था। इस किस्म के डब्बा पीरों की कामयाबी का यही राज है कि वो सादा लोग, ज़रूरतमंदों और परेशान हाल लोगों की आंखों पर अपनी अकीदत की दबीज पट्टी बांध देते हैं। फिर वो अपने इरादतमंदों की जान से खेलें या माल से या फिर इज्जत से, इनके रास्ते में कोई नहीं आता। ठीक है, तुम खुद को गुनाहगार ना करो, मगर मैं खामोश होकर नहीं बैठ सकता। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, आज की रात तुम सरकारी मेहमान हो, कल हम दोनों एक साथ फतेहगढ़ रवाना हो जाएंगे। फतेहगढ़ क्यों जनाब? वो बौखलाहट आमेज अंदाज में बोला। थोड़ी देर पहले तुमने ही तो बताया कि साईं बाबा ने तुमसे कह रखा था कि अगर वो अचानक कहीं गायब हो जाए तो इससे मुलाकात के लिए तुम फतेहगढ़ चले आना। मैंने इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, इस वक्त साईं बाबा हम दोनों की ज़रूरत है। तुम इसकी मदद से अयूब अली की मिसले हूर बेटी नासरा को हासिल करना चाहते हो और मैं उसकी दुम में नमदा फिट करके सिद्दीक के कातिल की गर्दन नापने का इरादा रखता हूँ। इस सूरत हाल में हम दोनों पर फतेहगढ़ यात्रा वाजिब हो चुकी है खादिम हुसैन। इसके चेहरे पर उलझन नमूदार हुई। मुझे इसकी आंखों में हद दर्जा बेचैनी दिखाई दी। मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया, क्या हुआ खादिम हुसैन? फतेहगढ़ का जिक्र सुनकर तुम्हारे हवास मख्तल क्यों हो गए हैं? तुम यकायक मुझे सदियों के बीमार नजर आने लगे हो। आखिर माजरा क्या है? जनाब, फतेहगढ़ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो ड्रामाई अंदाज में बोला। साईं बाबा हमें वहाँ नहीं मिलेगा। बात के इख्तिताम पर वो निगाह चुराकर दूसरी जानिब देखने लगा। तुम किस बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कर रहे हो? मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा। क्या साईं बाबा ने अभी तुमसे रूहानी राब्ता करके तुम्हें इस बारे में बताया है? नहीं जी, वो हिचकिचाहट भरे अंदाज में बोला। बात दरअसल ये है कि इसने मेरे शक की तस्दीक करते हुए कहा, मैं परसों फतेहगढ़ गया था साईं बाबा से मिलने, फिर इससे तुम्हारी मुलाकात हुई? नहीं जनाब, इसने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। साईं जी ने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे इनसे मिलना हो तो मैं फतेहगढ़ पहुंचकर एजाज मुगल के बारे में पूछूं। ये बंदा मुझे इन तक पहुंचा देगा। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि फतेहगढ़ में एजाज मुगल नाम का तो कोई बंदा रहता ही नहीं और इस गांव के वसनीकों में से कोई साईं बाबा को भी नहीं जानता। तो तुम 15 अक्टूबर की दोपहर अपनी मासी सफिया से मिलने नूरपुर नहीं गए थे? मैंने खा जाने वाली नज़र से उसे घूरा। तुमने मुझसे और इससे पहले अपने बूढ़े वालिदैन से झूठ बोला था। गलती हो गई माई बाप, वो अपने चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करते हुए बोला। अब मैं भी आपसे गलत बयानी कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें। आइंदा तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, मैंने वाशिगाफ अल्फाज में कहा। लेकिन अभी तक तुमने मुझे जो चक्कर दिए हैं इनका हिसाब तो अभी होना ज़रूरी है। वो मेरे हतमी और संगीन अंदाज को देखते हुए खौफजदा हो गया। फिर सहमे हुए अंदाज में बोला, कहीं आप मुझे उसी हवलदार के सुपुर्द करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? क्या तुमने अपने दिमाग में अभी तक कोई ऐसी बात छुपा रखी है जो तुम्हारे साईं बाबा सिद्दीक से किसी किस्म का ताल्लुक रखती है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। नहीं सरकार, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। फिर तो हवलदार का काम नज़र नहीं आता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारा मुर्शिद तुम्हें मामू बनाकर कहीं गायब हो गया है। जब तक वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ जाता तुम सरकारी मेहमान ही रहोगे, अलबत्ता तुम्हारे साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं बरती जाएगी। उसने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की, फिर तशवीश आमेज लहजे में बोला, मैं उधर थाने में बंद रहूँगा तो मेरे अम्मा अप्पा को मेरी फ़िक्र होगी और पिंड वाले भी मेरे बारे में तरह तरह की चेमगोइयाँ करेंगे। जब नासरा को पता चलेगा कि मैं पुलिस की हिरासत में हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगी कि तुमसे जान छूटी, मैंने दिल में कहा। फिर ज़बान से पूछा, बस इससे आगे? जी आप क्या कह रहे हैं? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया।
मैंने कहा, तुम नासरा पर रुक क्यों गए? मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये भी तो सोचो कि नासरा से तुम्हारे 6 बच्चे पैदा होंगे, वो अपने बाप के काले करतूतों के बारे में क्या ख्याल करेंगे, और फिर इनकी औलादें अपने नाना और दादा को किस कुमाश का इंसान समझेंगी। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो शर्मसार होते हुए बोला। क्या हमारे दरमियान मजाक का जैसा कोई रिश्ता है? मैंने उसे आड़े हाथों लिया। नहीं, वो जल्दी से बोला, बस मुझे ऐसा लगा था। तुम वारिसनगर के वसनीकों की परवाह ना करो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो जो सोचते हैं इन्हें सोचने दो। अलबत्ता अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढते हुए थाने पहुंच गए तो मैं इन्हें समझा दूंगा कि फिक्रमंदी वाली कोई बात नहीं। मैंने एक जरूरी काम से तुम्हें थाने में रोक रखा है। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, क्या वाकई? मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। वो सरसराती हुई आवाज में बोला, आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं थानेदार साहब? साईं बाबा की शनाख्त का काम, मैंने एक एक लफ्ज पर दबाव डालते हुए कहा। वह हैरत भरी उलझन से मेरा मुंह तकने लगा। एक बात का मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था कि खादिम हुसैन का सिद्दीक के कत्ल से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपनी बेवकूफ़ी नुमा सादगी के बायस साईं बाबा जैसे शातिर इंसान के हाथों का खिलौना बन गया था। अब तक मैंने जो तहकीक और तफ्तीश की थी, इसकी रोशनी में साईं बाबा का किरदार सबसे ज्यादा मशकूक और पुरअसरार नजर आता था। वो चंद माह पहले कहाँ से आया था, ये बात किसी को मालूम नहीं थी। वो अचानक कहाँ गायब हो गया था, इस बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता था। हत्ता कि कोई एक शख्स भी इसके नाम से वाकिफ नहीं था। फिर इसका खादिम हुसैन से झूठ बुलवाना और उसे अपने बारे में गलत मालूमात फराहम करना भी इसी जानिब इशारा करता था कि वो कोई शरीफ इंसान हरगिज हरगिज नहीं था। अगर कोई शख्स शरीफ ना हो तो फिर लामहला वो बदमाश हुआ करता है, और मुझे इसी बदमाश की तलाश थी। एक हकीकत मेरे इल्म में आ गई थी कि खादिम हुसैन ने नासरा के चक्कर में साईं बाबा की सबसे ज्यादा खिदमत की थी, यानी वो अपने मुर्शिद के बहुत करीब रहा था। इस नुक्ते को जहन में रखते हुए मैंने सपहर में एक पुलिस एहलकार को भेजकर सरकारी मुसव्विर को बुला लिया। नजीबुल्ला नामी इस मुसव्विर से मैं पहले भी एक केस में काम ले चुका था। मैंने नजीबुल्ला और खादिम हुसैन को एक कमरे में बिठाया। नजीबुल्ला अपने फन में यदे तूला रखता था। खादिम हुसैन इसे साईं बाबा के खालोखत के बारे में बताने लगा। नजीबुल्ला कागज पर कलम चलाते हुए खादिम हुसैन से मुख्तलिफ सवाल भी करता जा रहा था। इन दोनों की 2 घंटे की कारी मेहनत के बाद साईं बाबा का एक ऐसा स्केच वजूद में आ गया जिसे देखकर खादिम हुसैन बेसाख्ता बोल उठा, अरे ये तो हूबहू साईं बाबा ही है। मैंने एक इत्मीनान की सांस ली। अब मेरे हाथ में एक ऐसी चीज आ गई थी जिसकी मदद से मैं साईं बाबा को बनिस्बत ज्यादा आसानी से तलाश कर सकता था। मैंने नजीबुल्ला को रुखसत किया तो तालिब हुसैन और खतीजा बीबी एक टांगे पर सवार होकर अपने फर्जंदे अर्जुमंद की खबरगिरी के लिए थाने पहुंच गए। मैंने खादिम हुसैन से एक अहम काम ले लिया था, लिहाजा इसे खामखा हवालात में बंद रखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसे इसके वालिदैन के साथ घर जाने की इजाज़त दे दी। ताहम खादिम हुसैन के रुखसत होने से पहले मैंने 2 अहम काम कर डाले। मैंने कांस्टेबल सुलेमान अहमद को अपने पास बुलाया और गहरी संजीदगी से कहा, सुलेमान, मैं खादिम हुसैन को छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसकी कड़ी निगरानी भी ज़रूरी है। अभी ये मुकम्मल तौर पर शक के दायरे से बाहर नहीं निकला। आपका जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुमने सादा लिबास में खादिम हुसैन का साया बन जाना है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम अभी वारिसनगर की जानिब रवाना हो जाओ। तुम्हें खादिम हुसैन से पहले वहां पहुंचना है। मैं आधे घंटे के बाद इसे जाने की इजाज़त दूंगा। आधा घंटा मेरे लिए बहुत है मलिक साहब, वो पुरएतमाद अंदाज में बोला। आप फिक्र न करें, मैं इस बंदे की तमाम सरगर्मियों पर निगाह रखूंगा। शाबाश। मैंने सताइशी नज़र से इसकी तरफ देखा और कहा, किसी भी सूरत में तुमने खादिम हुसैन को इस गांव से बाहर नहीं जाने देना। इस सिलसिले में किसी जोर जबरदस्ती से भी काम लेना पड़े तो तुम्हें मेरी जानिब से खुली छुट्टी है। समझ गया जनाब, वो ठोस अंदाज में बोला। सुलेमान के जाने के बाद मैंने खादिम हुसैन को अपने कमरे में तलब कर लिया। इसके माँ बाप बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। मैंने अभी खादिम हुसैन को इनसे मिलने नहीं दिया था। वो मेरे पास आया तो मैंने गंभीर अंदाज में कहा, तुम्हारे माँ बाप या वारिसनगर के किसी वसनीक को ये खबर नहीं कि हवालात में तुम्हारे साथ क्या गुजरी है। तुम अभी बाहर जाकर किसी से इन मामलात का जिक्र नहीं करना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चंगी तरह समझ रहा हूँ थानेदार साहब,
वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। मुझे तुम्हारी बात का यकीन उस वक्त आएगा जब तुम बंदे दा पुत्र बनकर दिखाओगे। मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा, यह ना समझना कि मैं तुम्हारी तरफ से अपनी आंखें बंद कर लूंगा। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो गहरी संजीदगी से बोला, ठीक है, अब तुम अपने वालिदैन के साथ घर जा सकते हो। मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर कहा, मैं ये बात अच्छी तरह जान चुका हूँ कि तुम्हें कोई काम काज तो है नहीं, लिहाजा वारिस नगर में आवारागर्दी करते हुए तुम्हें अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखना होंगे। अगर तुम्हें साईं बाबा का कोई सुराग मिले तो पहली फुर्सत में मुझे आकर बताना है। जी ठीक है, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला, मैंने आपके हुक्म को अपने दिमाग में महफूज कर लिया है। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा और उम्मीद है आप भी मुझे मायूस नहीं करेंगे। इसके इशारे को समझने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने हाथ की मखसूस हरकत से उसे तसल्ली दी। नासरा के मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। अगली सुबह मैंने कांस्टेबल को शहर भेजकर खादिम हुसैन के मुर्शिद के स्केच की निस्फ दर्जन कॉपियां बनवाईं और नूरपुर, चमनाबाद, फतेहगढ़ के अलावा आले दुआले के दूसरे गांव देहात में साईं बाबा की तलाश का काम शुरू करवा दिया। दिन पर दिन और महीने पर महीने गुजरने लगे, हत्ता के नया साल भी शुरू हो गया, लेकिन मैं तलाशी बिसियार के बावजूद भी साईं बाबा की घर तक को नहीं पा सका था। यही बात समझ में आ रही थी कि वो शैतान अपना काम करने के बाद किसी दूर दराज के ज़िले की तरफ निकल गया था। सिद्दीक मर्डर केस ने मुझे हद दर्जा मायूस किया था। मैं जहनी दबाव में रहने लगा था। अपनी नाकामी के बारे में सोच सोच कर मेरा सर दुखने लगता था और आसाब तो हर लम्हा तार के मानिंद तने रहते थे। मुझे यही फिक्र महसूस होने लगी थी कि सिद्दीक की मौत एक मुअम्मा बनकर महकमा जाती फाइलों के पेट में जा छुपेगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अल्लाह का मुझ पर एक ख़ास करम है कि मैं बदतरीन हालात में भी इसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं होता। ये ठीक है कि ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में मैं इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में सुरखरू नहीं हो पाया था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में ये यकीन जागज़ी था कि कभी न कभी और कहीं ना कहीं कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और फिर वाक़ियतन ऐसा हो भी गया। वो माह मार्च का आखिरी अशरा था। मौसम बहार का आगाज़ हो चुका था। एक रोज़ मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि एक कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, खादिम हुसैन आपसे मिलने आया है। कौन खादिम हुसैन? गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकला। वो जिसकी शक्ल लंगूर जैसी है। कांस्टेबल ने मेरी याददाश्त को रिफ्रेश करते हुए बताया, 4-6 माह पहले आपने सिद्दीक के कत्ल के सिलसिले में उसे थाने बुलाकर उसकी खूब छितरौल की थी। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने कहा, भेजो इसे मेरे पास। कांस्टेबल मुझे सलूट मारने के बाद रुखसत हो गया। 2 मिनट के बाद नासरा का आशिक खादिम हुसैन मेरे सामने हाजिर हो गया। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने उससे पूछा, इस तरफ कैसे आना हुआ खादिम हुसैन? थानेदार साहब, आज से लगभग 6 माह पहले आपने मेरे ज़ुम्मे एक काम लगाया था। वो दबे दबे जोश के साथ बोला, मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, क्या तुमने साईं बाबा का सुराग पा लिया है? मुझे ऐसा ही लगता है थानेदार साहब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, लेकिन मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ है। मुझे खुलकर बताओ कि मामला क्या है। चंद रोज़ पहले सिद्दीक मरहूम की बेवा कुलसुम ने शादी कर ली है, तो इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सरसरी अंदाज में कहा, इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद वो किसी से भी शादी करने का हक रखती है। क्या तुम इस वजह से उलझ रहे हो कि ये कुलसुम की तीसरी शादी है? नहीं जनाब, वो अपनी गर्दन को नफ़ी में झटकते हुए इसरारी लहजे में बोला, कुलसुम की इद्दत या उसके हक का मामला नहीं है ये। तो फिर अब मेरे उलझने की बारी थी। तुम्हारी परेशानी का सबब क्या है खादिम हुसैन? आरिफ जट, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, मैं इस बंदे की वजह से बहुत ज़्यादा उलझ कर रह गया हूँ। इसकी आंखें बिल्कुल साईं बाबा जैसी हैं और कुसुम ने तीसरी शादी इसी आरिफ जट से की है। आरिफ जट के नाम से मेरे जहन में रोशनी का एक तेज़ झमाका हुआ और फौरन से पेशतर मुझे याद आ गया कि कुलसुम ने मुझसे इस बंदे का जिक्र किया था। उसने मुझे बताया था कि बकुआ की शाम से थोड़ी देर पहले सिद्दीक अपने एक दोस्त आरिफ जट से मिलने चमनाबाद गया था। क्या कुलसुम के तीसरे शौहर आरिफ जट का ताल्लुक मौजा चमनाबाद से है? मैंने खादिम हुसैन से पूछा। अब तो जनाब कुलसुम का ताल्लुक भी चमनाबाद ही से है, वो मायना खेज लहजे में बोला।
क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला, कुलसुम ने वारिस नगर वाली जमीन और घर बेच डाला है और अपने दोनों बच्चों को लेकर आरिफ जट के साथ जमनाबाद चली गई है। खादिम हुसैन की इंकिशाफ अंगेज कहानी। इसके साथ ही मुझे कुलसुम का अजीब सा अंदाज भी याद आने लगा। इस तमाम अरसे में कुलसुम ने वो सरगर्मी नहीं दिखाई थी जो किसी बेवा का खासा होती है। वो अपने शौहर की अलमनाक मौत पर रंजूर तो थी, ताहम उसकी अफसुर्दगी में गहराई या गहराई मुझे नजर नहीं आई थी। अगले ही लम्हे मेरे जहन में एक खतरनाक सवाल ने सर उठाया, तो क्या सिद्दीक की मौत में कुलसुम का भी हाथ है? आप किस सोच में गरक हैं थानेदार साहब? खादिम हुसैन की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। मैंने सूरत हाल को संभाला देते हुए बड़े एतमाद से कहा। मेरा इशारा आरिफ जट की आंखों की तरफ है। नहीं सरकार, मैं साईं बाबा की आंखें हजारों आंखों में भी अलग पहचान सकता हूँ। वो पुरवसूख अंदाज में बोला। अगर आरिफ जट के चेहरे पर दाढ़ी निकल आए और वो अपने सर के बालों को बेतरतीब बढ़ाने के साथ ही मेले कुचेले लिबास में नंगे पांव किसी दरख्त के नीचे बैठ जाए तो वो हूबहू साईं बाबा ही नजर आएगा। और अगर साईं बाबा अपनी दाढ़ी मुंडाकर सर के बालों को महज़िब अंदाज में कटवाने के बाद नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहन लेता तो वो हूबहू आरिफ जट दिखाई देता। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, है ना? खादिम हुसैन बेसाख्ता इस बात में सर हिलाने लगा। आरिफ जट पर हाथ डालने के लिए मुझे एक छोटा सा ड्रामा रचाना पड़ा। कुलसुम ने मुझसे आधा सच बोला था, यानी आरिफ जट नामी शख्स मौजा जमनाबाद में एक हकीकी वजूद रखता था और वो वहाँ पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त का काम भी करता था। उसने बाकायदा एक बाड़ा बना रखा था जहाँ पर वो अपने मवेशियों को रखा करता था। आरिफ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद पता चला कि वो मकतूल सिद्दीक का दोस्त नहीं था, बल्कि रिश्ते में वो कुलसुम का देवर लगता था, यानी कुलसुम के पहले शौहर आफताब का छोटा भाई। मैंने आरिफ को छापने के लिए एक जामे मंसूबा बनाया और सादा लिबास में एक कांस्टेबल के साथ उसके बाड़े में पहुंच गया। हमने खुद को मवेशियों का खरीदार जाहिर किया और आरिफ से मुख्तलिफ जानवरों की कीमतें पूछने लगे। उसे हम पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था कि हमारा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। चंद मिनट तक खरीदारी का ढोंग रचाने के बाद मैंने आरिफ जट की आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, साईं जी, आप अपने जानवरों के बहुत ज़्यादा दाम बता रहे हैं। लगता है हमारे बीच सौदा बनेगा नहीं। साईं जी के अल्फाज पर वो इस तरह उछला जैसे मैंने उसके हाथ में हाई वोल्टेज बिजली का नंगा तार थमा दिया हो। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ। बताओ, तुमने सिद्दीक को क्यों कत्ल किया था? मेरे सुलगते हुए सवाल का जवाब देने की बजाय उसने बाड़े के दरवाजे की सिमत दौड़ लगा दी। आरिफ जट की इस फरारी हरकत ने खादिम हुसैन के बयान पर तस्दीक की मोहर जब्त कर दी। वो वही ढोंगी था जिसने साईं बाबा बनकर चंद माह वारिस नगर के बाहर शीशम के दरख्त के नीचे धरना दिया था। मैं वहाँ चना पापड़ी बेचने नहीं आया था जो आरिफ को बआसानी फरार का मौका फराहम कर देता। उसने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, मैंने उसकी टांगों में अपने पाँव का अड़ंगा लगा दिया, जिसके नतीजे में वो डगमगाया और मुंह के बल बाड़े के कच्चे और गीले फर्श पर गिरा और मारे तकलीफ के मुझे मुगल्लज़ात में तोलने लगा। मैंने इसे ज़मीन से उठने का मौका नहीं दिया और कांस्टेबल सुलेमान की मदद से फिलफौर इसे हथकड़ी पहना दी। उसकी हालत दीदनी थी। मुझे उसकी आंखों में खौफ के साए लहराते दिखाई दिए। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने वाले हो क्या? नहीं जी, वो जल्दी से बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिद्दीक कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसका जिंदा रहना बहुत ही खतरनाक था। तो तुम अपनी ज़बान से एक वाले जुर्म कर रहे हो? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर कड़े लहजे में पूछा। थानेदार साहब, मैंने जो किया वो बेहद ज़रूरी हो गया था। वो भीगी हुई आवाज़ में बोला। आप मेरी कहानी सुनेंगे तो मुझसे इत्तेफाक करने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं किसी भी शफ़ाक शख्स की दरबारी कहानी सुनकर उसे किसी बुरे से बुरे इंसान की जान लेने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हें जो भी कहना है थाने जाकर कहना, यहाँ पर तुमसे कोई बात नहीं हो सकती। वो मेरी मिन्नत समाजत करता रहा,
लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी, उसे गिरफ्तार करके उसे थाने ले आया। आरिफ जट को दिलावर हुसैन के हवाले करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। वो अपनी ज़बान से सिद्दीक को कत्ल करने का इकरार कर चुका था। उसने इतना संगीन कदम क्यों उठाया, वो सब मैंने इसके एक वाली बयान में दर्ज कर लिया, जिसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आरिफ जट कुलसुम का देवर था। उसने मुझे बताया कि सिद्दीक इंतहाई बदकिरदार और गलीज इंसान था। इतना मूजी और बेगैरत के ज़मीन को उसके नापाक वजूद से निजात दिलाना ज़रूरी हो गया था। उसने ज़मीन और मकान के लालच में कुलसुम से शादी की थी। आफताब मरने से पहले 10 एकड़ ज़रई ज़मीन और एक कुशादा मकान कुलसुम के लिए छोड़ गया था। आरिफ कुलसुम की उससे शादी के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन कुलसुम चूँकि फैसला कर चुकी थी, लिहाजा आरिफ ने खुली मुखालफत भी नहीं की। अगर मामला ज़मीन और जायदाद की हविस तक महदूद रहता तो भी गवारा था, मगर सिद्दीक ने तो इंसानियत को ही मलियामेट कर दिया था। जब कुलसुम से इसकी शादी हुई तो फरजाना की उम्र महज 9 साल थी। फरजाना कुलसुम के पहले शौहर यानी आरिफ के बड़े भाई आफताब की औलाद थी। सिद्दीक ने इब्तिदा में तो फरजाना को अपनी बेटी बना लिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे फरजाना जवान होने लगी तो सिद्दीक की नीयत में गलाज़त उतरने लगी। वो इसे अपनी बेटी की निगाह से नहीं बल्कि किसी और ही निगाह से देखने लगा। फरजाना पर जवानी भी खास मेहरबान थी। वो अपनी उम्र से 4-5 साल बड़ी दिखाई देती थी। कुलसुम को सिद्दीक के नापाक इरादों का अंदाज़ा हो चुका था, लेकिन वो अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। बिलाखिर उसने फरजाना की शादी का फैसला कर लिया, लेकिन सिद्दीक की नीयत में चूंकि खोट थी, इसलिए वो फरजाना के लिए आने वाले हर रिश्ते में कीड़े निकालने लगा। जब पानी सर से गुजरने लगा तो कुलसुम ने अपना दुखड़ा आरिफ को कह सुनाया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब आप खुद सोचें थानेदार साहब। अपने बयान के इख्तिताम पर आरिफ जट ने जज्बात से मामूल लहजे में कहा, क्या सिद्दीक जैसे शैतान सिफ्त इंसान को जीने का हक था? मैंने जो किया इसका मुझे मलाल नहीं। मैंने सिद्दीक को जहन्नम वासिल करके अपने मरहूम भाई आफताब की रूह को सुकून पहुंचा दिया है। सिद्दीक ऐसी ही बदतरीन और इबरत असर मौत के काबिल था। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें मैं इसके लिए तैयार हूँ। किसी बाज़मीर इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ इसकी इज्जत ही तो होती है। जब किसी की इज्जत दांव पर लग जाए तो फिर इस किस्म के हंगामी इक़दाम करना ही पड़ते हैं थानेदार साहब। आरिफ जट की जज्बाती तकरीर के जवाब में मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसके बावजूद भी गुबार खातिर के पेश नज़र किसी बाज़मीर इंसान को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून को अपने हाथ में ले। ये आपका और आपके कानून का फ़लसफ़ा होगा जनाब। वो गहरी संजीदगी से बोला, मुझे जो मुनासिब लगा वो मैंने किया। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि बीवी की शक्ल में कुलसुम और बेटी की सूरत में फरजाना की इज्जत महफूज हो गई है। क्या तुम्हारा ये इत्मीनान जेल की संगलाख दीवारों के पीछे भी कायम दायम रहेगा? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। वो बेपरवाही से बोला, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। आखिरी सवाल, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे इस सिद्दीक से छुटकारा मंसूबे में कुलसुम भी शामिल थी? इसके ताबन के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं था। आरिफ जट के इस जवाब पर मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। जुर्म आखिर जुर्म ही होता है, चाहे इसे कितना भी खुलूस नीयत के साथ क्यों न किया जाए। आरिफ जट के खिलाफ चालान तैयार करने से पहले मैंने कुलसुम से तन्हाई में एक तवील मुलाकात की ताकि आरिफ के बयान की तस्दीक कर सकूं। कुलसुम ने रोते हुए मुझे जो कुछ बताया वो आरिफ के बयान से मुख्तलिफ नहीं था। मैंने काफ़ी गौर व होश के बाद आरिफ जट के खिलाफ पर्चा काट कर इसे हवाला अदालत कर दिया।